नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो उत्तर प्रदेश में पहले दौर की वोटिंग कल समाप्त हो चुकी है और अब दूसरे दौर के लिए प्रचार जोरों से जारी है, क्योंकि कल शाम तक का ही वक्त प्रचार के लिए बचा हुआ है। पहले दौर में आपको याद है कि पश्चिमी यूपी की 58 सीटों के लिए वोटिंग हुई थी और सारे अनुमान यही बता रहे हैं कि इन सीटों पर बीजेपी की हालत पस्त रही। मगर जैसे मोदी जी देश को अच्छे दिनों का सपना दिखा रहे थे, वही सपना वो अपनी पार्टी को भी दिखा रहे हैं। मोदी जी ने आज कासगंज में कहा कि पहले चरण का मतदान पूरा हुआ है। लोगों ने भारी संख्या में घरों से निकलकर उत्तर प्रदेश को सुरक्षित रखने के लिए, यूपी के विकास के लिए कमल पर वोट दिया है। मोदी जी ने यह भी कहा है कि कल दोपहर के बाद से, जो बीता हुआ कल दोपहर के बाद से विपक्ष के नेताओं के जितने भी इंटरव्यू आए हैं, उसमें उनका चेहरा लटका हुआ है, ऐसे कुछ इशारा कर रहे थे। कमाल का आत्मविश्वास है मोदी जी का। कल की वोटिंग के बाद दोस्तों सारे आकलन यही कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी जा रही है। फिर भी मोदी जी जीत का दावा कर रहे हैं। दरअसल रुझान तो 10 मार्च की सुबह से आने शुरू होंगे, जब वोटों की गिनती शुरू होगी। आप सब अच्छी तरह से जानते हैं, और शाम तक तस्वीर, या कहें तो दोपहर तक तस्वीर साफ हो जाएगी कि इस बार यूपी किसकी होगी। लेकिन मोदी जी अपने रुझान से ही मगन है, अपने रुझान में ही कहें कि वो मगन है। खैर, उनके अच्छे दिन उन्हें मुबारक। हमें तो फिलहाल आम जनता की चिंता करनी है, जो इस बार अपना भविष्य संवरने के ख्वाब फिर से देख रही है, मगर उसे अब भी जख्मों की याद दिलाई जा रही है। आज बरेली में अमित शाह थे, जिन्होंने जनसभा को संबोधित किया और अपने भाषण में कश्मीर को वो ले आए। अमित शाह ने अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले का विरोध करने पर अखिलेश यादव को घेरा। साथ ही अपराध के घटते आंकड़ों का जिक्र करके योगी सरकार की तारीफ की, गुंडा राज को समाप्त करने की बात की। लेकिन जब योगी सरकार का इतना ही भरोसा है, तो क्यों यूपी के चुनाव में कश्मीर का जिक्र करने की नौबत आई? आइए जरा सुनते हैं अमित शाह क्या कुछ कह रहे हैं बरेली में। धारा 370 जानी चाहिए थी या नहीं जानी चाहिए थी? जब मोदी जी धारा 370 हटाने का बिल लेकर आए, इस सपा, बसपा, कांग्रेस विरोध कर रहे थे, अपनी वोट बैंक के लिए विरोध कर रहे। मैं पूछना चाहता हूं कि आपकी वोट बैंक देश से भी बड़ी है क्या? मित्रों, वोट बैंक बड़ी हो सकती है देश से। सबसे बड़ा देश होता है, उसके बाद वोट बैंक आती है। हम तो भारतीय जनता पार्टी वाले हैं, किसी से डर से नहीं है। ये अखिलेश बाबू कहते थे धारा 370 हटी तो खून की नदियां बह जाएगी। माताओं, भाइयों, बहनों, खून की नदियां छोड़ो, कंकर चलाने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। कंकर चलाने, कमाल की बात करते हैं। खून की नदियां तो छोड़ो, कंकड़ चलाने की किसी की हिम्मत नहीं। देश के गृह मंत्री हैं भाई साहब, आप ऐसी बात तो कर ही सकते हैं। और लेकिन कल योगी जी ने भी वोट देने की अपील करते हुए यही डर दिखलाया था कि अगर बीजेपी नहीं आई तो कश्मीर, केरल या बंगाल जैसा बनने की नौबत आएगी। तो एक तरफ मोदी जी बार बार सबका साथ की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ इस तरह राज्यों के बीच मतभेद किया जा रहा है। कश्मीर की बात, चाहे केरल की बात हो रही है। खैर, बीजेपी के दावे और बड़बोली बातें उसके हार के डर को ही दिखा रही है, जबकि अखिलेश यादव इस बार जीत के जोश में दिखाई दे रहे हैं। आज रामपुर में अखिलेश यादव ने आजम खान के लिए प्रचार करते हुए, उनके बेटे के लिए प्रचार करते हुए, आशीष मिश्रा को मिली जमानत के लिए बीजेपी को घेरा है। तो एक तो आशीष मिश्रा अब तक पद से हटाए नहीं गए हैं। आशीष मिश्रा कहें, अजय मिश्र टेनी कह सकते हैं, क्योंकि उनके पिताजी हैं आशीष मिश्र, उनके बेटे हैं जिन्हें जमानत मिली है। और दूसरी तरफ आशीष मिश्र को जमानत मिल जाने से बीजेपी के खिलाफ नाराजगी का माहौल भी दिखाई दे रहा है। और इसलिए सवाल यहां यह उठता है दोस्तों कि क्या यह नाराजगी दूसरे दौर की वोटिंग में बीजेपी के लिए नुकसानदायक साबित होगी? क्या इस बार हार रही है बीजेपी? और क्या पश्चिमी यूपी के रुझान आ गए हैं?
आइए इन तमाम सवालों पर चर्चा करते हैं और इस चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास साथी मौजूद हैं जिन सबसे आपका परिचय करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप तमाम दोस्तों, साथियों, शुभचिंतकों, आप सबका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में जो अब तक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं। आप तमाम साथियों, दोस्तों, शुभचिंतकों को एक साथ एक बात यह भी कहूंगा, आप लोगों से गुजारिश है कि कमेंट लिखिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि जो मुद्दे हों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्या रुझान आ गए हैं ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे थे रामपुर में, आइए सबसे पहले उसे सुनते हैं, फिर अपने पैनलिस्टों से आपका परिचय करवाऊंगा, उनके बीच जाएंगे। आइए अखिलेश यादव को सुनते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जानते हैं कि अगर चुनाव में हार गए तो इनका पता नहीं लगेगा, इसीलिए उन्होंने जानबूझ करके जैसे ही पंजाब का चुनाव आया और उत्तर प्रदेश का चुनाव आया, उन्होंने तीनों काले कानून वापस ले लिए। ये किसानों के हित में तो है ही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने केवल वोट के लिए ये कानून वापस किए हैं। उन्हें पता था अगर ये काले कानून रहे तो पंजाब में भी सफाया हो जाएगा और उत्तर प्रदेश में भी सफाया हो जाएगा। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कहना चाहता हूं, पहले चरण का चुनाव खत्म हो चुका है, वहां के लोगों ने तो इनकी खाट खड़ी कर दी है। ये सूचना तो आ गई होगी आप पर। बताओ पहले चरण में भी सफाया हो गया इनका कि नहीं हो गया? वहां के किसानों ने, नौजवानों ने, व्यापारियों ने मिलकर के इनकी खाट खड़ी कर दी है और दूसरे चरण में रामपुर वाले इनका सफाया करने का काम करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कान पकड़ करके इनके प्रत्याशी 700 उठक बैठक भी लगाएंगे माफी मांगने के लिए, लेकिन यहां का किसान और नौजवान माफ करने वाला नहीं है। बताओ इन्हें माफ करोगे आप? ये उठक बैठक लगाए कान पकड़ करके तो माफ करोगे इन्हें? ये 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए हैं। इनके नेताओं को देखो आप, छोटा नेता है तो छोटा झूठ बोल रहा है, बड़ा नेता है तो बड़ा झूठ बोल रहा है, और सबसे बड़ा है तो सबसे बड़ा झूठ बोल रहा है। ये झूठ बोलने वाले लोग हैं, ये झांसा देने वाले लोग हैं, ये झगड़ा लगाने वाले लोग हैं। इन्हें भारतीय जनता पार्टी को अपना नाम बदल लेना चाहिए। अब ये भाजपा नहीं कहना चाहिए, इन्हें भारतीय झूठी पार्टी कहना चाहिए हमें और आपको। तो हमारे साथ इस वक्त 4 खास मेहमान, वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। आइए सबसे आपका परिचय करवाऊं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राहुल लाल जी जुड़े हुए हैं। राहुल जी आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ हमारे रोविंग एडिटर भारत शर्मा जी जुड़े हुए हैं आगरा से। भारत जी आपका स्वागत है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार कमरान रिजवी जी जुड़े हुए हैं। कमरान भाई आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और स्वागत है अमलेंदु उपाध्याय जी, हमारे ऑनलाइन एडिटर, आपका भी। और साथ में एक बार फिर से आप तमाम दोस्त, साथी, शुभचिंतक, आप सबका भी स्वागत है। बात हो रही है, अभी हम सुन रहे थे अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव कह रहे हैं जो जितना बड़ा उतना बड़ा झूठ बोल रहा है। छोटा नेता छोटा झूठ, बड़ा नेता बड़ा, जो जितना बड़ा उतना ज्यादा झूठ। बात झूठ की क्यों आ रही है, बात रुझान की क्यों आ रही है? रुझान की बात अभी अखिलेश यादव भी कर रहे थे, और एक बाइट और सुनिए जिसमें भी रुझान की बात हो रही है, और इससे समझेंगे। हमारे साथ 4 साथी मौजूद हैं, थोड़ी देर बाद एक साथी और जुड़ेंगे कि क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रुझान सचमुच आ गए हैं। चर्चा इसी पे करेंगे। तमाम साथी जो हमारे साथ बने हुए हैं इस कार्यक्रम को, लाइव कार्यक्रम को जिन जिन प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं, आप सबसे गुजारिश है कि बिल्कुल ध्यान से देखिए और आप भी लिखिए कि क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रुझान आ गए हैं। अगर आपके नजर में रुझान आ गए हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए कि क्या रुझान है आपकी नजरों से। लेकिन एक बार आइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनते हैं, सबसे बड़ा नेता,
क्या कह रहे हैं जरा ये भी सुन लेते हैं। आखिर सबसे बड़ा नेता का जिक्र बिना नाम लिए हुए अखिलेश यादव क्यों कर रहे थे, ये भी समझेंगे। उसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी को सुनाते हैं। कल यूपी में पहले चरण का मतदान पूरा हुआ है। लोगों ने भारी संख्या में घरों से निकलकर यूपी को सुरक्षित रखने के लिए, यूपी के विकास के लिए भारी मात्रा में कमल को वोट दिया है। विशेष रूप से हमारी बहन बेटियों ने जमकर के मतदान किया है। भाइयों बहनों, जो रुझान आए हैं वो ये बता रहे हैं कि पहले चरण में भाजपा का परचम लहरा रहा है। और कल दोपहर के बाद उन नेताओं के जितने इंटरव्यू आए हैं उनका चेहरा ऐसा लटका हुआ है। अब वो खुलकर के परिवार की बात करने लग गए। योगी जी, आपने क्या हाल कर दिया इन लोगों का। और आप देखिए, ये बात जो गौर परिवारवादी लोग हैं उनको भी पता चल गई है कि नैया डूब चुकी है। इसलिए उन्होंने अभी से ही ईवीएम पर, चुनाव आयोग पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। आपको मालूम है ना, जैसे क्रिकेट में क्या होता है, वो बॉलर बॉल फेंकता है, जब विकेट मिलती नहीं है तो बॉल वहां पहुंचने से पहले ही चिल्लाता है एम्पायर के सामने देख के, आउट आउट आउट। और फिर नहीं होता है तो एम्पायर पे गुस्सा करता है, एम्पायर के सामने पैर पसारता है। देखा है ना आपने। इस चुनाव के पहले चरण के बाद ये लोग उसी प्रकार का भाषा वातावरण, अब ईवीएम को दोष दो। अरे जनता जनार्दन आपको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। अब उत्तर प्रदेश को गुंडा राज नहीं चाहिए। तो ये थे नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राहुल लाल जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रुझान की बात कर रहे हैं, अखिलेश यादव भी रुझान की बात कर रहे हैं। दोनों अपने अपने अंदाज में अपनी अपनी तरह से रुझान बता रहे हैं। और पीएम नरेंद्र मोदी, अभी सुन रहे थे आप लोग बहुत ध्यान से, कह रहे हैं, जैसे क्रिकेट का एग्जाम्पल दे रहे हैं, अंपायर की बात कर रहे हैं, आउट नॉट आउट की बात कर रहे हैं, तमाम बातें रख रहे हैं यहां पर, और कह रहे हैं कि योगी जी आपने क्या हाल कर दिया है इन लोगों का, जनता ने क्या हाल कर दिया है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। राहुल लाल जी जरा बता दीजिए। देखिए, पश्चिमी यूपी के रुझान आ चुके हैं, इसमें तो अब कहीं कोई शक शुबह का बात नहीं है। प्रथम चरण के चुनाव भी संपन्न हो गए और अच्छे से खुलकर रुझान सामने में आ गए। रुझान की स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी का जो सबसे सुरक्षित दूरवर किला इस पश्चिमी यूपी को हम लोग समझते थे, वो पूरी तरह से ढह के नष्ट नाबूद हो चुका है। ठीक है, उनके जो ध्रुवीकरण के जो प्रमुख प्रयोगशाला था कैराना, उसको तो लोग अब दूरबीन लेके ढूंढ रहे हैं कि कहां गया उसका पूरा का पूरा ध्रुवीकरण की पूरी स्थितियां क्या है। तो वो अब बंगाल की खाड़ी जा चुका है या अरब सागर ले जा चुके हैं ये लोग। तो स्थितियां पूरी तरह से बदल गई हैं। जो लोग सामान्य लोग हम लोग पहले, देखिए ये उत्तर प्रदेश का चुनाव बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का रहा। जैसे जैसे समय आता चला गया, वैसे वैसे परिस्थितियां गठबंधन के लिए बड़ी उपयोगी होती चली गई और बीजेपी के लिए बड़ी दुखदायक स्थिति होती चली गई। इसमें स्थिति यह थी कि बीजेपी के नेता कहते थे कि हम तो जाठों को मना लेंगे। अरे अभी तो राहुल जी 2 दिन का समय मना लिया जाएगा। जब हम लोग टीवी डीवी पे बैठते थे कि हाँ थोड़ी नाराजगी है, अभी 2 दिन का समय बचा है, मना लिया जाएगा। अभी 1 रात का समय मना लिया जाएगा। तो यह स्थितियां रही, लेकिन समय फिसलता चला गया। और जो स्थिति थी कि उनको एक आशा थी कि भाई एक टुकड़ा कुछ हम लोगों को भी मिल जाएगा, एक बड़ा फ्रैक्शन हम लोग तोड़ने में सफल हो जाएंगे, उसको वो कहीं से भी उसको तोड़ नहीं सके। देखिए 2 चीजों पर बड़ी फोकस लगा रहे थे ये, कि तो मुस्लिम वोटों को किस तरह से तोड़ दिया, बड़ी आशा कर रहे थे कि हैदराबाद से ओवैसी भाईजान आएंगे वो तोड़ देंगे,
या फिर कांग्रेस तोड़ देगी, बहुजन समाज पार्टी तोड़ देगी, वहां पे भी बिल्कुल इंटैक्ट रहा। और जो टीवी चैनलों पे कल मैं दिन भर रहा शामिल, धीमे धीमे शाम होते होते तक मानने लगे जो लोग अभी एक महीने तक जो बीजेपी के समर्थक लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे कि हाँ जमीन पे थोड़ा बहुत हिंदू मुस्लिम एकता, हम लोगों को भी सूचना आ रही कि थोड़ी हिंदू मुस्लिम एकता की स्थिति जमीन पे भी दिख रही है, तो वो लोग भी मानने के लिए बाध्य हो रहे थे। तो स्थिति यह है कि जो हिंदू मुस्लिम एकता की स्थिति रही, इसने सीधे सीधे पूरे सिनारियों को बदल दिया। ये इलेक्शन 14, 17, 19 उन सबों से अलग होकर चला गया। ये यहाँ पे हम लोग देखें तो बिल्कुल मुस्लिम वोटों का भी कहीं से बंटवारा नहीं हुआ, काफी हद तक जाट वोटों का भी बंटवारा नहीं हुआ, और तो और जो एक तरह से जो दूसरे जो गुज्जर समुदाय जिसको कि हम लोग प्राय अभी तक वो बीजेपी के साथी थे, वो भी कहीं कहीं उनकी नाराजगी में बड़ी जबरदस्त खुल के आई। वो लोग बार बार कह रहे थे हम लोगों को कि भाई आखिर भाई हम लोग बचपन से गुज्जर शासक मीर घोष पढ़ते रहे हैं, उनको भी जबरन जो है कि बाबा जी क्यों उनको भी जो राजपूत बनाने पर तुल गए। तो देखिए ये जरूर तात्कालिक कारण रहा, लेकिन जो तमाम जो परिस्थितियां थी, तो ये जो सैनी समाज है देखिए उनके बड़े नेता भी कहीं कहीं गठबंधन में आए और वो लोग भी गठबंधन की तरफ गए। तो एक तो ये स्थितियां देखते हैं, और इसके साथ साथ जो तमाम दूसरी परिस्थिति दिखती है कि हम लोग वहां पे जो बेरोजगारी का मामला है, जो एक तरह से भयंकर जो है कि वो महंगाई का मामला है, तो इन सबों ने पूरा का पूरा एक ऐसा कॉकटेल तैयार किया कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बचने के लिए कहीं से कहीं कोई गुंजाइश नहीं थी इसमें। और फर्स्ट चरण के रुझान बिल्कुल खुल के आ गए। प्रधानमंत्री तो झूठ कर रहे कि वो देखिए नाटककार है हमारे प्रधानमंत्री जी, इसमें कहीं कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। वो प्रयास कर रहा है कि चूंकि अगर हम लोग 2017 के चुनाव को देखें तो फर्स्ट चरण का प्रभाव सेकंड पे, थर्ड पे एक वेव चलना शुरू हो चुका था। तो हमारे प्रधानमंत्री जी को यह डर लग रहा है कि कहीं ये वेव फिर सेकंड चरण, थर्ड चरण, फोर्थ चरण, अगले चरण तक पहुंचा तो फिर उनका पूरा का पूरा जो है कि वो सफाया हो जाएगा। तो वो स्थितियां ना बने, क्योंकि कल अगर चेहरे किसी के लटके हुए थे तो वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का चेहरा अटका हुआ था, वो बिल्कुल उदास थे। हम लोग तमाम उनके अगर पूरे के पूरे शारीरिक हाव भाव को देख रहे थे तो बिल्कुल वो नजर आ रहा था कि वो किस तरह से परेशान थे। थोड़ा सा जो साथी बाद में जुड़े हैं, 2 बाइट दिखाना चाहता हूं फटाफट। एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बाइट जिसमें वो रुझानों का जिक्र कर रहे हैं, थोड़ा शॉर्ट करके दिखाइएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रुझानों की बात कर रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का रुझान आने के बाद कैसे विपक्षी दलों के चेहरे लटक गए हैं, ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और दूसरी तरफ विपक्षी दलों में आज की तारीख में सबसे ऊपर अगर कोई दिखाई दे रहा है तो वो समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन, उनके मुखिया यानी अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं ये भी सुनते हैं। और उसके बाद एक कमेंट लेंगे। कामरान जी आपके पास आना चाहूंगा, फिर आपसे बात करने के बाद और फिर आगे बढ़ते हैं। लेकिन सबसे पहले इन दोनों नेताओं का जिक्र और क्यों हम आज लिख रहे हैं कि पश्चिमी यूपी के रुझान जो है वो आ गए हैं, और समझेंगे जो रुझान आए हैं वो किस दिशा में जा रहे हैं। इसलिए आप हमारे साथ बने रहिए दोस्तों, जो अब जुड़ गए हैं हमारे साथ, जो जुड़ने वाले हैं बनिए और जुड़े रहिए, क्योंकि रुझान हम बिल्कुल बताएंगे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या कुछ हो रहा है और इसका असर क्या 14 तारीख को जो दूसरे फेज पर का जो मतदान है उस पर भी पड़ेगा, यह भी कामरान जी से समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या कुछ कह रहे हैं से फर्स्ट फेज को लेकर के। और कल दोपहर के बाद उन नेताओं के जितने इंटरव्यू आए हैं उनका चेहरा ऐसा लटका हुआ है। अब वो खुल करके परिवार की बात करने लग गए। योगी जी आपने क्या हाल कर दिया इन लोगों का। और आप देखिए ये बात जो गौर परिवारवादी लोग हैं उनको भी पता चल गई है कि नैया डूब चुकी है। इसलिए उन्होंने अभी से ही ईवीएम पर, चुनाव आयोग पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। आपको मालूम है ना, जैसे क्रिकेट में क्या होता है, वो बॉलर बॉल फेंकता है, जब विकेट मिलती नहीं है तो बॉल वहां पहुंचने से पहले ही चिल्लाता है एम्पायर के सामने देख के, आउट आउट आउट।
तो यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कह रहे हैं अपने अंदाज में, कामरान जी क्या लगता है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं उसमें दम है? देखिए, पहले चरण के 58 सीटों के रुझान भाजपा विरोधियों से लेकर भाजपा समर्थक तक आप किसी से भी बात करेंगे, अगर आगरा और अलीगढ़ ना होता तो एक तरह से गठबंधन ने स्वीप कर लिया था। ये प्रधानमंत्री जी से लेकर मुख्यमंत्री जी तक सबको पता है, भाजपा समर्थक से लेकर भाजपा विरोधी तक सब इस बात को मान रहे हैं। आगरा और अलीगढ़ क्षेत्र में आकर कहीं भाजपा खुद को संभाल पाई है थोड़ा सा। अब इसमें मोमेंटम अगर भाजपा लूज कर जाती है तो दूसरे चरण तक तो वैसे भी गठबंधन का पलड़ा भारी लग रहा है, क्योंकि दूसरे चरण में भी अगर आप देखेंगे जो सीटें हैं, अमरोहा की हो गई, सहारनपुर की हो गई, उन सीटों पर एक तो सहारनपुर की 7 सीटों पर इमरान मसूद का भी एक खास इंपैक्ट रहता है। रामपुर की सीटों पर अगर आप देखेंगे तो आजम खान साहब का बड़ा खास इंपैक्ट रहता है। तो दूसरे चरण में भी एक तरह से अगर आप देखेंगे तो बरेली और शाहजहांपुर छोड़कर पूरी तरह से गठबंधन स्वीप करने की पोजीशन में है। अब अगर ये अभी से अपनी हार को कंसीड कर देंगे तो तीसरा चरण जहां से अवध रीजन और कानपुर ये सब आना शुरू होगा प्ले में, फिर ये वहां से संभल नहीं पाएंगे, मोमेंटम पूरी तरह से लूज कर जाएंगे। तो इनको अपने समर्थकों के बीच में, अपने कैडर के बीच में एक ऐसी हवा बनाए रखनी पड़ेगी कि ये अभी फाइट में है, वरना आज से 2 महीने 3 महीने पहले अगर हम चले जाएं तो हम सभी लोगों ने ये मान रखा था कि एक तरफा चुनाव होगा। लेकिन जिस तरह से आप देखिए अखिलेश यादव ने जो एक सोशल इंजीनियरिंग की है, केशव देव मौर्य वगैरह को जोड़ना, ये छोटे छोटे दलों का अगर आप देखेंगे कोई वर्चस्व नहीं है, लेकिन इनको जोड़ने से एक मैसेज, एक सिंबल जाता है कि इस समाज को आप इज्जत दे रहे हैं, इस समाज को आप सम्मान दे रहे हैं। उससे उस समाज के अगर 1-8% वोट भी आपकी तरफ आता है तो इस बार कम से कम 160 से 70 सीटों पर मार्जिन 2 से 3% के अंदर रहने की उम्मीद है। तो वो किसी भी तरफ जा सकता है। और तीसरे चरण को अगर भाजपा तीसरे चरण से ढीली पड़ गई तो फिर मोमेंटम पूरी तरह से गठबंधन की तरफ चला जाएगा। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। पहले चरण में अलीगढ़ और आगरा को, अगर अलीगढ़ और आगरा, कमरान रिजवी जी के अनुसार अलीगढ़ और आगरा ने थोड़ा बहुत बीजेपी को संभाल लिया है, वरना पूरा का पूरा स्वीप था गठबंधन के लिए। लेकिन क्या यही, और ये बात जैसा कमरान रिजवी जी कह रहे हैं कि ये बात ना सिर्फ भाजपा विरोधियों को बल्कि भाजपा के आला नेताओं को भी पता है, इसलिए प्रधानमंत्री बार बार जो बातें कह रहे हैं वो मोमेंटम को अपनी पार्टी जो है उसके नेताओं को संभालने के लिए, उनमें थोड़ा जोश भरने के लिए ऐसा कह रहे हैं। लेकिन क्या ये जोश उनमें उनके होश को जो अब तक उड़ा चुका है वो होश को वापस लाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन इससे पहले कि आगे बढ़ूं, और भारत शर्मा जी आगरा से ही जुड़े हुए हैं हमारे साथ अपने गांव से, भारत शर्मा जी से भी आगरा का कुछ हाल जानना चाहेंगे। और चूंकि आगरा में कल चुनाव हो चुका है, अलीगढ़ में चुनाव हो चुका है, आगरा और अलीगढ़ का जिक्र बार बार अभी कमरान रिजवी जी कर भी रहे हैं, लेकिन आगरा और अलीगढ़ को अगर निकाल दिया जाए तो बाकी जगह जो है वो स्वीप है समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन का। ये लगातार हम लोग भी सुन रहे हैं। और इधर रुझान की बात, तो रुझान की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर रहे हैं, और रुझान की बात उधर अखिलेश यादव भी कर रहे हैं। अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं, आइए एक बार सुन लेते हैं रुझानों पर, और उसके बाद आता हूं भारत शर्मा जी आपके पास। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जानते हैं कि अगर चुनाव में हार गए तो इनका पता नहीं लगेगा, इसीलिए उन्होंने जानबूझ करके जैसे ही पंजाब का चुनाव आया और उत्तर प्रदेश का चुनाव आया, उन्होंने तीनों काले कानून वापस ले लिए। ये किसानों के हित में तो है ही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने केवल वोट के लिए ये कानून वापस किए हैं। उन्हें पता था अगर ये काले कानून रहे तो पंजाब में भी सफाया हो जाएगा और उत्तर प्रदेश में भी सफाया हो जाएगा। मैं इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कहना चाहता हूं, पहले चरण का चुनाव खत्म हो चुका है, वहां के लोगों ने तो इनकी खाट खड़ी कर दी है। ये सूचना तो आ गई होगी आप पर
बताओ पहले चरण में भी सफाया हो गया इनका कि नहीं हो गया? वहां के किसानों ने, नौजवानों ने, व्यापारियों ने मिलकर के इनकी खाट खड़ी कर दी है और दूसरे चरण में रामपुर वाले इनका सफाया करने का काम करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कान पकड़ करके इनके प्रत्याशी 700 उठक बैठक भी लगाएंगे माफी मांगने के लिए, लेकिन यहां का किसान और नौजवान माफ करने वाला नहीं है। तो भारत शर्मा जी, आखिरी सेंटेंस आप ध्यान से सुने, शायद सुने होंगे अखिलेश यादव के रुझान की बात तो कर ही रहे हैं। शुरुआत में उन्होंने बात कही और भाजपा कैसे घबराई हुई है, इनके लोग कैसे घबराए हुए हैं, इसका जिक्र तो कर ही रहे हैं, लेकिन आखिर में किसानों का जिक्र कर रहे हैं कि और कितनी बार भी उठक बैठक लगा लें भाजपा के लोग, लेकिन किसान जो हैं वो इन्हें माफ करने वाले नहीं हैं। यहीं से आपसे जानना चाहूंगा, किसानों के आंदोलन को बहुत नजदीक से आपने कवर किया है, देखा है, समझा है, जाना है, उन लोगों के बीच रह करके आप बहुत कुछ देखते आए। तीनों कृषि कानून वापस होने के बाद भी जो भाजपा को जो लाभ मिलना चाहिए था वो लाभ, फायदा मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश सफाया करके बैठा हुआ है। क्या कहेंगे, आगे का रुख क्या दिखता है? आगरा में आप बैठे हुए हैं, आगरा वालों ने भाजपा का साथ खूब दिया है क्या, जैसा कामरान जी कह रहे हैं? असल में राजीव जी, ये पूरा जो कंसेप्ट है, मुझे लगता है कि ये जो चुनाव है ये शहर वर्सेस गांव हो गया है। बीजेपी शहरी इलाके में, खासकर मैं अगर आगरा की बात करूं, वहां शुरू से स्ट्रांग है। जब ये चौथे नंबर की पार्टी होती थी तब भी आगरा में ये स्ट्रांग होती थी और इनके विधायक और ये जीतते रहते थे। दूसरी एक चीज और जो मैं कहना चाहूंगा वो ये है कि जो हिंदुत्व है वो केवल शहरी जो वर्ग है, शहरी तबका, वो मिडिल क्लास और सवर्ण, इन तीन लोगों का कंसेप्ट बचा है। बाकी लोगों को बहुत ज्यादा हिंदुत्व से मतलब है नहीं। इस बार लेकिन आप अगर ग्रामीण इलाकों में देखेंगे, पिछली बार आगरा में 9 सीटों में से 9 बीजेपी जीती थी। आज की स्थिति जो है, मेरी जो कुछ आगरा में अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में भी जो मेरे परिचित हैं उन लोगों से मेरी बातचीत हुई, वहां पर लगभग 5 सीटों की स्थिति क्लियर हो गई है और 5 में से अभी जो क्लियर कट जो है उसमें जो लोगों का अपना रुझान है उसके हिसाब से केवल 2 सीटें हैं जो बीजेपी जीत पा रही है। 2 सीटें गठबंधन जीत रहा है और 1 सीट पर कांग्रेस बहुत अच्छे फाइट में है और कांग्रेस वहां से जीत सकती है। जो वो विधानसभा वो है जिसमें मैं रह रहा हूं। दूसरी चीज देखिए, आप अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो जाट लैंड की बात करेंगे, जहां पर जाट और मुसलमानों का एक गठबंधन है और जो बीजेपी के लिए जो परेशानी का कारण बना, लेकिन आप अगर इधर आगरा के इस पट्टी में, आप आगरा, मथुरा और अलीगढ़ की पट्टी पर अगर बात करेंगे तो यहाँ पर इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि हम जहां पर ब्राह्मण वोटर नहीं था वो भी डिवाइड हुआ है। अभी तक ये होता था कि वो एक तरफा वोट जाता था बीजेपी की तरफ, या बीजेपी ये मान के चलती थी कि ये तो हमारी दरी उठाने वाले लोग हैं, ठाकुर ब्राह्मण दरी उठाने वाले लोग हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। ठाकुरों के साथ एक खास बात ये हुई है कि जो मेरी जो वहां से जो जानकारियां हैं कि वो इंटैक्ट होकर उन्होंने एक कैंडिडेट को वोट दिया। अगर 2 या 3 कैंडिडेट भी खड़े हुए हैं तो उन्होंने सबको छोड़कर जो जीतने वाला है उसकी तरफ गए हैं। तो ये प्रैक्टिकल वोटिंग इस बार गांव में हुई है। हो सकता है इसका कुछ इलाकों में, कुछ जगह किसानों, मतलब बीजेपी को शहरी इलाके में फायदा भी हो सकता है, लेकिन आप देखिए देवी रानी मोहर जैसी उनकी बड़ी नेता है, वो उसका सीट फंस गई है। तो आगरा में तमाम जो सीटें हैं उसके बारे में अभी कोई ये नहीं कह सकता कि यार ये सीट क्लियर कट हो गया। 2 सीटें हैं बस इनकी, जो ऐसा लग रहा है कि ये जीत जाएंगे, लगभग जीत जाएंगे, ऐसा लोग कह रहे हैं। दूसरी चीज यह है कि जो आप किसानों की बात कर रहे थे, निश्चित तौर पर आगरा में उस तरीके की कोई बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जैसा हम मुजफ्फरनगर या उधर पूरा जो भारतीय किसान यूनियन के मूवमेंट का जो हिस्सा देखते हैं, उस तरीके का आंदोलन इधर नहीं है। लेकिन बात यह है कि जो मैसेज है किसान आंदोलन के बहुत साफ है। जो एमएसपी का जो इशू है वो बहुत साफ है। जो बिजली का जो इशू है, मैं आपको बता रहा हूं, मैं तो खुद इसका भुक्तभोगी हूं। तमाम किसानों के ऊपर फर्जी मुकदमे दर्ज किए गए बिजली चोरी के, और उनके मतलब उनकी कुर्सियां तक हुई है। तमाम अधिकारियों के चक्कर काटने के बाद भी
ना तो उसके ऊपर कोई राहत दी गई है और उनकी कुर्सियों तक के आदेश जारी किए गए। ये सारा का सारा मामला चला। दूसरा तीसरा सबसे बड़ा जो इशू है इस इलाके में पूरा जो ब्रजमंडल है, चूंकि ब्रजमंडल में सबसे ज्यादा गौवंश है और जानवरों का जो आतंक है। अब मैं अपने व्यक्तिगत, मेरे अपने खेत 2 बार खा गई गाय। रात में 500 गाय का टोला आता है, चरता भी है, फिर उसी खेत में बैठ जाता है वो, और जब बैठता है तो पूरी की पूरे खेत को चौपट करके चला जाता है। तो ये जो इशू है, और ये आप देखेंगे कि ये 2018 के बाद ये आतंक की तरह है किसानों के लिए। दिन पे दिन ये बढ़ता चला जा रहा है। मतलब हम लोगों के पूरे इस पूरे एरिया में अगर आप चले जाते, पहले की जो स्थितियां थी, आपको पूरे खेत खाली मिलते थे। आज हालत ये हो गई है, हर खेत के ऊपर आपको तार मड्डी करना पड़ा। एक एक बीघे खेत पे 30,000, 40,000, 50,000 रुपए तक एक्स्ट्रा खर्चा किसानों का आ रहा है और उसको भी तोड़ के चले जाती है। तो ये जो व्यवस्थापन है और जिस तरीके से नुकसान हो रहा है किसानों का, आप देखेंगे कई लोकगीत आ गए गाय के किस तरीके से नुकसान कर रही है, इस पे लोगों ने लोकगीत बनाए हैं, इसको लेकर कैंपेन चल रहा है, लोग कह रहे हैं। तो ये जो पूरा जो एक माहौल है, देखिए ये एक नाराजगी है। तीसरी एक और चीज है जो मुझे लगता है कि बीएसपी के थोड़ा सा डाउन जाने की वजह से जो बीएसपी का वोट है, बीजेपी भले ही ये सोच के चल रही हो कि कहीं बीजेपी को वो फायदा दिला सकती है, लेकिन बीजेपी को फायदा नहीं हो रहा है, बीजेपी को नुकसान हो रहा है। बहुत सारा दलित वोट जो बीएसपी की तरफ जाया करता था वो शिफ्ट कर गया है गठबंधन की तरफ, ऐसी भी खबरें लोग बता रहे हैं। और उसका कारण वही है कि जो रोजमर्रा की चीजों में लोग परेशान हैं। अब मैं आपको जैसे एक बहुत छोटा सा एक उदाहरण देना हूं, 1-8 मिनट का आपसे थोड़ा सा समय और लूंगा। जैसे जो राशन जो दे रहे हैं ई श्रमिक के नाम पर या किसानों को जो सम्मान निधि के नाम पर, और ये सब, इसका कोई अर्थ नहीं है। इसलिए अर्थ नहीं है क्योंकि किसान ये कहता है कि यार ये दो बात किसान मुझसे, मतलब जो व्यक्तिगत उनसे बात होती है उसमें वो कहते हैं। एक तो ये कहते हैं कि ये पैसा हमारा है जो हमको वापस करना है, ये कोई हमारे ऊपर एहसान नहीं करना है। और ये भी वो कहते हैं कि जिस दिन चुनाव खत्म हो जाएगा उस दिन ही हमसे दुगना निकाल लेंगे, है ना। तो मोदी जी की जो फितरत है वो किसान जानता है कि ये उसके बाद हमसे वसूली करने वाले हैं। दूसरी चीज ये है कि वो ये कहते हैं कि जितना देते हैं उससे ज्यादा एक सिलेंडर में वापस ले लेते हैं, है ना। तो ये जो उज्ज्वला योजना है उसको लेकर भी लोगों में, मतलब चूंकि सिलेंडर मिल गए हैं, भरे रखे खाली पड़े हुए हैं, उसका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तीसरी चीज है कि जो जानवर जो रख रहे हैं, देखिए ये जो सारा जो कंसेप्ट है इसका इसलिए भी कोई अर्थ नहीं है क्योंकि जानवरों के लिए। आऊंगा भारत जी, बस 2 मिनट आऊंगा आपके पास। हमारे साथ अजय जी भी जुड़ गए हैं और साथ में अमलेंदु उपाध्याय जी भी हैं। अमलेंदु जी, आपके पास आना चाहूंगा। थोड़ा चाहता हूं कि सबके पास वो रहे, माइक रहे और सब अपने अपने विचारों को जल्दी जल्दी रखें, कई राउंड हम लोग बातचीत करें इसलिए। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रुझान आ गए हैं क्या, यही समझने की कोशिश कर रहे हैं हम। कामरान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारत शर्मा जी बहुत अच्छे ढंग से अंदर की योजनाएं जो हैं, और खासकर जो पशुओं का जो एक प्रकोप है, प्रकोप इसलिए कह रहा हूं कि गांव में हम लोग भी जा रहे थे अभी कुछ दिन पहले भी, तो वहां गांव के वक्त, मतलब शाम के वक्त जब लोग निकलते थे तो लाठी लेकर के, और कहां जा रहे हो तो ड्यूटी पे जा रहे हैं। किसकी ड्यूटी पे? तो अपने फसलों की रक्षा करने के लिए जा रहे हैं और जानवरों को बचाना है, इसलिए रात भर वहां रुकना है। अजय सिंह जी भी हमारे साथ थे, याद होगा अजय जी। ऐसे कई जगह हम लोगों को सब कुछ देखना पड़ा। और ये मुद्दा भी है इस चुनाव में, ये भी समझना होगा। जो लोग घूम रहे हैं वो अच्छी तरह से, या जो इस वक्त जो साथी उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं वो बहुत अच्छी तरह से जान रहे होंगे कि हमारा इशारा किधर है। लेकिन अमलेंदु उपाध्याय जी, जो रुझान की बात अखिलेश यादव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कासगंज में कर रहे थे, कासगंज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रुझानों का जिक्र कर रहे थे और कह रहे थे कि कल से जो रुझान आया है उसके बाद से विपक्षी दलों के बड़े बड़े नेताओं के इंटरव्यू हम देख रहे हैं, मुंह लटक गए हैं। तो ये जो मुंह लटका हुआ जो है ये किसका है, जरा बताइए अमलेंदु जी। देखिए राजीव जी, एक तो प्रधानमंत्री जो हैं वो आधा मिथ्या वाचन कर रहे हैं, आधा सत्य वाचन कर रहे हैं। मिथ्या वाचन जो है वो ये कर रहे हैं कि वो चेहरा तो देख रहे हैं योगी जी का और उसकी जगह नाम लगा दे रहे विपक्ष के नेताओं का। तो ये तो प्रधानमंत्री की खूबी है कि प्रधानमंत्री ने योगी जी का लटका हुआ चेहरा देखा और आईना देखा तो खुद का भी लटका हुआ चेहरा देख लिया। तो आप देखिए वो जो बोल रहे हैं और जिस तरीके से योगी जी की तरफ देख रहे हैं
वो साफ बता रहा है कि चेहरे की हवाइयां जो हैं, और चेहरे का बुरा हाल तो प्रधानमंत्री का खुद का हो रहा है। और इसलिए हो रहा है कि ये पहले चरण से जो हवा बनती है ये आखिर तक जाके बनेगी, तो ये जो खदेड़ा होने की बात चल रही है वो पूरी हो जाएगी, खदेड़ा होने वाली बात। दूसरी बात ये है कि जो किसानों का जो मुद्दा है और जो खासतौर से गायों वाला मुद्दा है, ये बड़ा मुद्दा है। और ये गौ माता चिल्ला के कि प्रधानमंत्री के लिए जो गौ माता है, जो प्रधानमंत्री बीच में बोल के आए थे कि हमारे लिए तो गौ माता है, बनारस जब गए थे और किसी के लिए जो है चुनाव का मुद्दा होगा, तो प्रधानमंत्री गौ माता और प्रधानमंत्री कितनी गायें पालते हैं? प्रधानमंत्री के पास अगर 1 बीघा भी खेत होता तो प्रधानमंत्री को मालूम पड़ जाता कि जब गाय जो आकर के सारी फसल चल जाती। तो जो किसान है वो जो परेशान है, उसकी पूरी की पूरी फसल खड़ी हुई, हमारे ऊपर की रात में 500 गायें आई और उसकी 5 बीघा खेती और 5 बीघा चल गई पूरी, तो उसका तो हो गया सत्यानाश। मोदी जी के लिए होती रही वो माता, किसान का तो हो गया सत्यानाश कुल मिला के। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और देखिए आप सोशल मीडिया पे ही देख लीजिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कहने लगे हैं कि ये सब चुनावी मुद्दा है, चुनाव के बाद ये मुद्दा खत्म हो जाएगा, ये कहने लगे कि मतलब कि विपक्ष भी इसको मुद्दा बना रहा है। भाई विपक्ष मुद्दा नहीं बना रहा है, विपक्ष तो मुद्दे को लटक रहा है। मुद्दा जो है वो किसानों ने बनाया है, मुद्दा बनाया है, उसको विपक्ष लटक रहा है। और आपकी नाकामी है, क्योंकि आपने ये जो सब चीजें पैदा की है, जो गौशाला के नाम पे जो बजट आया वो कहां चला गया किसी को मालूम नहीं पड़ा। अगर ये गौशालाएं काम कर रही होती और गौशालाओं में गाय तड़प के नहीं मर रही होती तो ये किसानों के सामने दिक्कतें नहीं होती। पूरे 5 साल आपने देखा होगा राजीव जी, तमाम जगहों से खबरें आती रही कि किसानों ने गांव के गायों की झुंड के झुंड जो है वो हाथ करके कभी तो तहसील में बंद कर दिए, कभी प्राइमरी स्कूल जो सरकारी थे उनमें बंद कर दिए। ये खबरें उत्तर प्रदेश से तमाम आती रही है। अभी भी सोशल मीडिया पे आप अगर सर्च करेंगे तमाम खबरें मिल जाएंगी। तो ये बड़ा मुद्दा है और प्रधानमंत्री का चाहते हैं कि उनकी जो है मिथ्या वाचन से मुद्दा खत्म हो जाएगा, तो ये मुद्दा खत्म होने वाला नहीं है। ये हिंदू मुसलमान करके भी ये मुद्दा खत्म नहीं होगा, जनता समझ रही है इस बात को। तो प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं कि चेहरा लटका हुआ है, तो प्रधानमंत्री जो मुझे लगता है कि उन्होंने आईना देखना शुरू कर दिया है। बहुत अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री आईना देख लगता है, वरना सुना जाता था पहले वो आईना नहीं देखते थे, दूसरे जो सब सजावट कर देते थे और कैमरे में से जब रील आती थी वो तब देखा करते थे। अब वो कैमरे से पहले जो है वो आईना देख लगे, ये बड़ी अच्छी बात है। और ये मालूम पड़ने लगा है कि चेहरे किसके लटके हुए हैं। तो ये कुल मिलाकर जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है, अखिलेश यादव भी अब कह रहे हैं कि रुझान आ गए, लेकिन रुझान तो आ गए, इसमें कोई शक नहीं है कि रुझान आ गए। अब ये रुझान प्रधानमंत्री अपनी तरह से बता रहे हैं, अखिलेश जी अब तक बता रहे हैं। रुझान की बात एक्चुअली क्या है कि हम लोग भी चर्चा करना चाहते थे रुझानों पे, और कल से रुझानों को लेकर के बात करने से पहले कई बार ये सवाल उठ रहा था, हमारे एडिटोरियल बोर्ड में भी बातें हो रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि हम आचार संहिता का उल्लंघन कर बैठे। अभी तो चुनाव बाकी भी है, 6 चरणों का मतदान अभी और भी है, आप कैसे अभी रुझानों की बात करोगे। लेकिन आज अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो भाषण सुना, भाषण में वो रुझानों की बात कर रहे हैं और अपनी पार्टी की बढ़त बता रहे हैं। विपक्षी दल जो है वो बिल्कुल गड्ढे में जा गिरा है, ये बता रहे हैं। तो हमने सोचा कि चलो भाई, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के प्रधानमंत्री, अगर रुझानों पर चर्चा कर सकते हैं तो हम रुझानों की बात क्यों नहीं कर सकते हैं। कामरान जी और भारत जी बहुत सही बता रहे थे कि कहां क्या हालत है। कामरान जी ने बताया कि आगरा और अलीगढ़ ये 2 ऐसा एरिया है जहां पर अगर बीजेपी को थोड़ी बहुत संजीवनी नहीं मिलती तो आज सुपड़ा साफ था फर्स्ट फेज में। लेकिन हमारे साथी अजय सिंह जी भी घूम रहे हैं अलग अलग जगहों पे, ये क्या कुछ देख रहे हैं इनसे समझेंगे। अजय जी बाद में जुड़े हैं, मैं जरा उस क्लिप को एक बार फिर से दिखाना चाहता हूं जिसके दम पर मैं कह रहा हूं कि इस कार्यक्रम को आज करने की हम में हिम्मत आई है। आइए जरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से अजय जी के लिए पेश कीजिए, जिसमें वो कह रहे हैं कि रुझान आ गए हैं, और उसके बाद हम भी बताएंगे कि रुझान क्या है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का। आइए जरा सुन लेते हैं। वो ये बता रहे हैं कि पहले चरण में भाजपा का परचम लहरा रहा है, और कल दोपहर के बाद उन नेताओं के जितने इंटरव्यू आए हैं उनका चेहरा ऐसा लटका हुआ है। अब वो खुलकर के
परिवार की बात करने लग गए। योगी जी, आपने क्या हाल कर दिया इन लोगों का। और आप देखिए, जो बात आप देखिए, ये बात जो गौर परिवारवादी लोग हैं, उनको भी पता चल गई है कि नैया डूब चुकी है। इसलिए उन्होंने अभी से ही ईवीएम पर, चुनाव आयोग पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। आपको मालूम है ना, जैसे क्रिकेट में क्या होता है, वो बॉलर बॉल फेंकता है, जब विकेट मिलती नहीं है तो बॉल वहां पहुंचने से पहले ही चिल्लाता है एम्पायर के सामने देख के, आउट आउट आउट। और फिर नहीं होता है तो एम्पायर पे गुस्सा करता है, एम्पायर के सामने पैर पछाड़ता है। देखा है ना आपने। इस चुनाव के पहले चरण के बाद ये लोग उसी प्रकार का भाषा वातावरण, अब ईवीएम को दोष दो। अरे जनता जनार्दन आपको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। अब उत्तर प्रदेश को गुंडा राज नहीं चाहिए। ये अजय जी, ये स्पेशली आपके लिए बाइट हमने चलाई थी, क्या कहेंगे इस पे? मैंने सुना था इसे। अजय जी डिस्कनेक्ट हो गए हैं, लेकिन राहुल लाल जी, अजय जी आ रही है आवाज? हाँ, एक सेकंड। हेलो। लेकिन राहुल लाल जी क्या कहेंगे? क्लीन बोल्ड कौन? राहुल लाल जी। देखिए, प्रधानमंत्री ने खुद ही उनके तमाम गलत नीतियों ने भारतीय जनता पार्टी का क्लीन बोल्ड कर दिया है। देखिए, मैं अभी भी कह रहा हूं कि इस पूरे प्रथम चरण और द्वितीय चरण जिसके बारे में हम लोग समीक्षा कर रहे हैं रुझानों को लेकर, देखिए प्रथम चरण के रुझान जो मैं देख रहा हूं, जिन जगहों पे मैं गया था, जैसे उदाहरण के लिए एक सीट पर बता रहा हूं, सिवाल खास में 2 बार गया वहां पे, जहां पे गुलाम मोहम्मद को लेकर जब टिकट दिया गया था तब बड़ा भारी विवाद हो रहा था उस समय कि भाई हम बताया जा रहा था कि जाट उनको वोट नहीं देंगे। शुरुआती तौर पर वो नाराजगी नजर भी आ रही थी, लेकिन जब उसके बाद सेकंड राउंड शुरू गया तब तक मैं देखा कि स्थिति बिल्कुल सेटल हो गया था। जो सारे जाट लोग कह रहे थे कि नहीं हम लोग नाराज हैं, हम लोग तो नहीं देंगे, हमारे सिंबल पे जो है कि समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट कैसे खड़ा है, कोई मुस्लिम प्रत्याशी कैसे खड़ा है, तो वो जो तमाम इस तरह के विवाद बनाए भी गए थे, और गठबंधन के लोगों ने, चाहे वो अखिलेश यादव है, जयंत चौधरी, उन लोगों ने बड़ी कुशलता पूर्वक इन विवादों को खत्म किया और जनता के बीच मैसेजिंग बड़ा स्पष्ट रूप से था। तो ये सब इन मामलों पर बढ़त हम लोगों को स्पष्ट रूप से दिखती है हर जगह पे। आप कहीं पे भी, आप पश्चिमी यूपी के क्षेत्र में आप जाते हैं, देखिए वो हम लोगों को, मैं बोल रहा हूं कि एक उबाल पहले से दिख रहा था, जो देख रहा था। और जब कई इलेक्शन के दिन जब चुनाव संपन्न हो रहे थे तो वो स्थितियां और भी जो हम लोगों के अपेक्षा अनुमान पे जो है उससे भी ज्यादा बड़े स्थिति पे गठबंधन की तरफ सीधा नजारा आ रहा था कि भाई गठबंधन में बिल्कुल उत्साह था। यही कारण है कि हम लोगों ने क्या देखा कि जहां पे बीजेपी का बाहुल्य जो उनके वोटर्स थे, वहां पे आप देखिए मतदान प्रतिशत कम रहा, और जहां पे एक तरह से जो लोग परिवर्तन चाह रहे थे, जहां पे किसानों का क्षेत्र था, जहां पे परिवर्तन चाहने वाले, उन जगहों पर आप देखिए आप वहां पे वोट प्रतिशत कितना ज्यादा था। आप देखिए शहरी क्षेत्रों में जो भारतीय जनता पार्टी का जो गढ़ है, वहां पे उनके कार्यकर्ताओं में कोई उत्साह की स्थिति नहीं थी। जो कल मैं तो गाजियाबाद रहता हूं, मैं देख रहा था कि बिल्कुल बीजेपी के लोग लगातार परेशान घूम रहे थे कि भाई लोग वोट करने के लिए क्यों नहीं आ रहे हैं। लोग थे भी, लेकिन उनमें उत्साह नहीं थी जो 2017 में उत्साह देख पा रहा था। तो इन स्थितियों को देखते हुए स्पष्ट है कि ये प्रथम चरण और द्वितीय चरण जहां पे जा रहा है, उसमें किसान आंदोलन ने जो बड़ी भूमिका तैयार की। मैं अभी भी कह रहा हूं कि 1 साल से लंबा एक आंदोलन का चलते रहना और उसके छोटे छोटे मुद्दे, चाहे एमएसपी को लेकर पहले लोगों में कोई जागरूकता भी नहीं थी, लोग जानते भी नहीं थे कि हमारे किसी अधिकार का हनन भी हो रहा है। उन सब छोटे छोटे चीजों को लेकर काफी लोग सजग रहे। और राजीव जी, एक चीज जो मैं कहूंगा कि कल जैसे दोपहर 2 बजे के आसपास आशीष शर्मा वाला जो न्यूज आता है उससे उनको जमानत मिल गई, तो कहीं कहीं उसके कारण से किसानों में एक तरह से फिर से आक्रोश की स्थिति और बढ़ गई कि किसानों का इस देश में कोई महत्व है कि नहीं है। बराबर जो हम लोग अजय मिश्र टहनी के इस्तीफे की मांग कर रहे थे, वो इस्तीफा भी नहीं देते हैं। और वो कौन सा 5,000 पेज का वो कौन सा जो है कि वो आरोप पत्र था जो उत्तर प्रदेश सरकार के, उत्तर प्रदेश पुलिस ने तैयार की थी। तो इनके ऊपर, इन व्यवस्थाओं के ऊपर किसानों का बिल्कुल भरोसा नहीं कि जहां पे दिन दहाड़े किसानों को कुचल दिया जाता है,
वो चुनाव के दिन जो है कि वो रिहा करने की उसकी एक तरह से जो है कि वो उम्मीद आ जाती है, उसने किसानों की पीड़ा को सेकंड हाफ में और बढ़ा दिया। और 14 फरवरी को जो हम लोग अगला चरण देखेंगे उसमें इस घटनाक्रम का प्रभाव और ज्यादा रूप से दिखेगा। आपको इससे भी वोटिंग प्रतिशत उस क्षेत्र में आपको ज्यादा दिखेगा। ये एकदम क्रिस्टल क्लियर कुछ चीजें मैं दूर से ही देख पा रहा हूं अभी इस समय। एक बार अजय जी के पास आने से पहले कामरान रिजवी जी आपके पास आना चाहूंगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो खेला हो गया है, इस खेला का नायक क्या किसान हैं या जाट हैं या मुसलमान हैं, कौन है? इसको अगर आप देखेंगे तो पूरी तरह से ये जयंत चौधरी और अखिलेश यादव का एक जो पूरा प्री प्लान तरीका था, किस तरह से सबको इकट्ठा करके चल रहा था। अब आप जैसे लोनी सीट उठा लीजिए, लोनी सीट से सपा के एक बहुत मजबूत प्रत्याशी हैं जाकिर अली, उनको टिकट नहीं दिया गया। उनकी जगह जिस प्रत्याशी को टिकट दिया गया उसका शुरू में बड़ा विरोध भी हुआ। सपा के कैडर ने भी किया, वहां के लोकल लोगों ने भी किया, वहां के मुस्लिम जो जनसंख्या थी उसने भी किया। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जिस तरह से उसे कंट्रोल किया गया, जाकिर अली को मैनेज किया गया, वो खुद भी उनके समर्थन में आए। मदन भैया को शायद वहां से, मदन भैया या मुखिया गुर्जर को वहां से टिकट दिया गया, उनके समर्थन में आए, उनके साथ निकले और एक तरह से जाट प्लस गुर्जर प्लस मुस्लिम प्लस और भी जो लोग भी पीड़ित थे उन सबको एक तरह से एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर लाने का काम किया गया। पूरे के पूरे एंटी बीजेपी वोटर्स को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर लाकर वोट दिलवाने का काम किया गया है। एंटी बीजेपी। लेकिन एक चीज और भी कामरान जी आपसे समझना चाहूंगा कि क्या कई जगह ये कहा जा रहा था कि मुसलमान तो एकमुश्त जा रहे हैं, मुसलमान जाट के साथ जा रहे हैं, लेकिन जाट मुसलमान के साथ नहीं आएगा, ये बात थी। लेकिन कल क्या कई जगह से खबरें आ रही हैं कि जाट भी मुसलमान के साथ आ गए, क्या ये सच है? अब अगर आप ग्राउंड के इनपुट्स पर जाएंगे तो बेशक कई जगह से खबरें आ रही हैं कि 60-40 या 50-50 इस रेशियो में जाट भी पूरी तरह से गठबंधन के पक्ष में रहा है फिलहाल। तो अब जो एक्चुअल तस्वीर है वो तो 10 को ही साफ होगी, लेकिन बेशक जो ग्राउंड से इनपुट्स आए हैं उसमें बिल्कुल ऐसा है कि जाट ज्यादातर गठबंधन की तरफ गया है। और एक सवाल और भी, उसके बाद सीधे अजय जी आपके पास आऊंगा। ये सवाल ये कि क्या मुसलमान अब एक तरफा गठबंधन की तरफ जा रहे हैं? इसमें आपको देखना होगा कि मुस्लिम बहुत टैक्टिकली वोट कर रहा है कि किस सीट पर कौन जीतने की पोजीशन में है। अब अगर आप पहले चरण को ही उठा लेंगे तो अगर आप मथुरा सीट पकड़ लेंगे, वहां पर हालांकि मुस्लिम पॉपुलेशन 8-8.5% के करीब है, तो वहां पर प्रदीप माथुर के तरफ ज्यादा मुस्लिम का रुझान दिखा है। उसका कारण रहा है कि उनको पता था कि दूसरे नंबर पर प्रदीप माथुर से ही श्रीकांत शर्मा की सीधी टक्कर है। तो जिस सीट, क्योंकि 80 से 85% सीटों पर सीधे सीधे भाजपा और गठबंधन की लड़ाई है, इसलिए वहां पर सीधे मुस्लिम गठबंधन को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन जहां पर कोई और कैंडिडेट मजबूत है भाजपा को हराने की स्थिति में, वहां पर मुस्लिम उस प्रत्याशी के साथ जा रहा है। जी अजय जी आपके पास, क्या ये जो पश्चिम की हवा है, ये दूसरे चरण, तीसरे चरण, चौथे चरण में फेज बाय फेज ये हवा ऐसी ही बढ़ती हुई दिखाई दे रही है? क्योंकि अभी आप बाराबंकी से उल्टा लौट के आ रहे हैं। हवा जो है, जब हम लोग कई बार जब जाते हैं कहीं बाहर जाते हैं, किसी एक जगह पे आते हैं तो कुछ बूंदाबांदी नजर आती है, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो थोड़ी सी झिरझिर दिखाई देती है, और आगे बढ़ते हैं तो मूसलाधार बारिश दिखाई देती है। क्या ऐसे ही सामना आपको भी हुआ बाराबंकी से लौटते वक्त? नहीं, बाराबंकी से लौटते वक्त तो ऐसा कुछ नहीं है, लगभग एक जैसा ही दिखा। लेकिन जहां तक चुनावों की बात है, ये मान के चलिए कि अब मतलब एक तो ये पूरी तरह से जनता का चुनाव हो गया है और जनता में कई जगह आपको अलग अलग चंक में अलग अलग तरह के जो है वो क्या प्रभाव दिखेंगे। लेकिन ओवरऑल ये है कि भाजपा भी ये मान के चलिए कि बहुत बुरी तरह से मतलब परास्त है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन हाँ, क्योंकि चक्कर क्या है कि बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर जो है मार्जिन बहुत कम था पिछली बार और वो सीटें जीती गई भाजपा द्वारा, और लेकिन जहां पर मार्जिन बहुत बड़ा था, जैसे कि मान लीजिए उदाहरण के लिए ये जो भी पहले चरण में चुनाव हुआ दादरी की सीट,
जहां पर 50,000 60,000 की लीड थी, तो 50,000 60,000 का गैप एकदम से भर के और पलट जाएगा, ऐसा भी बहुत ज्यादा मुझे जो है उम्मीद नहीं लग रही अभी, क्योंकि सबसे इसमें जो बसपा का जो रोल है इस पूरे खेल में। अजय जी फिर डिस्कनेक्ट हो गए फिर से, लेकिन बसपा के तो रोल की बात जाटो वोट है वो तो जो है आज भी बसपा के साथ बना हुआ है, लेकिन जो गैर जाटो वोट है उसमें वो सपा के साथ जा सकता है, इसमें बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और क्योंकि जो है वो उसने जो है बीजेपी का भी फायदा किया होगा कई जगहों पर, इसलिए मैं ये मान के चलता हूं कि लड़ाई तो है और एज भी बहुत बड़ा एज है गठबंधन को, लेकिन ये तो 10 तारीख को नतीजे दिखाएंगे। लेकिन आप ये देखिएगा कि बहुत सारी ऐसी सीटें होंगी जिनमें जीत हार का अंतर बहुत मतलब 2-3 हजार के अंदर ही होगा, क्योंकि जहां पर गैप 20,000 25,000 30,000 से ऊपर है। अजय जी अगर सुन रहे हो एक क्रॉस क्वेश्चन, ये तो एक आप जो बात कर रहे हैं एक आइडियल पोजीशन आज की जो है उसकी बात कर रहे हैं, हम पश्चिम से पूरब की ओर जा रहे हैं वाया बुंदेलखंड, वाया रोहिलखंड, वाया मध्य उत्तर प्रदेश, और जब धीरे धीरे हवा जो वही हवा के रुख की बात मैं कर रहा हूं, अगर हवा का रुख जो है वो पछुआ हवा जो इधर से चल रही है वो धीरे धीरे, जैसा अभी हमारे साथी कामरान रिजवी जी भी बता रहे थे कि अगर ये बना रहा और मोमेंटम को अगर वो बीजेपी गेन नहीं कर पाई तो लूज करेगी और बहुत बड़ा झटका लगेगा। इस पर क्या कहना है आपका? इस पर मेरा यही कहना है कि आप ये देखिए कि अगर ये कोई आज ऐसा कोई भी भावनात्मक मुद्दा बीच चुनाव में कोई बहुत बड़ा ऐसा कोई मुद्दा उठ जाए, उससे कुछ चुनाव बदल जाए तो मैं नहीं कह सकता। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि लास्ट मोमेंट पे कोई जो 2-3% वोटर रहते हैं वो तो रहते ही हैं। अदरवाइज ओवरऑल में जो है किसको जिताना है, किसको हराना है, किसको वोट देना है, ये जहां जहां पर जिन सीटों पर जो मतलब हर पार्टी के लिए, मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, हर पार्टी के लिए ये टिकट जब क्लियर हो चुका है कि कौन चुनाव लड़ रहा है, उसके बाद केवल जो है जो उसके क्या कहते हैं किसी भी कैंडिडेट के निष्ठागत वोट है उनके अलावा बाकी जनता पूरी तरह से तय कर चुकी किसको वोट देना, और आज से नहीं वो बहुत पहले से है। और ये मतलब ये इसको आज आखिरी मोमेंट पे तय करना है ऐसा कुछ नहीं है। और वो जो एक परसेप्शन बना हुआ है कि जो है भाजपा को हराना है या जिन्होंने ये तय कर रखा कि नहीं हम तो भाजपा को किसी भी हालत में हारने नहीं देना है, वो दो धड़ों में ऐसा जो है सबका पूरे यहां से पश्चिम से लेकर पूरब तक हर जगह ये 2 धड़ों में बटा हुआ है ऑलरेडी। तो इसमें ये जो हवा अगर पहले चरण का जो है अगर ये दिखाता है कि जो है भाजपा को भारी नुकसान है, तो ये नुकसान आखिरी तक चलता रहेगा। इसमें कहीं जो है कोई भाजपा ये सोचे कि हम इसको मैनेज कर लेंगे या हवा को उल्टा बहा देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये हवा यहां से ऑलरेडी चल चुकी है और ये इसकी परिणति जो इसका अंतिम परिणाम जो है वो बलिया और देवरिया में जाके आखिरी में खत्म हो जाएगा। इसलिए अब हवा में के रुख में कोई परिवर्तन होने की उम्मीद नहीं है। बहुत बड़ी बात अजय जी कह रहे हैं कि हवा के रुख में कोई परिवर्तन होने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है, लेकिन प्रधानमंत्री विपक्षियों के चेहरे को लटका हुआ देख रहे हैं और विपक्षी भी प्रधानमंत्री के चेहरे को, उनके हाव भाव को, उनके अंदाज को, उनकी आवाज को लटका हुआ देख रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच बीएसपी का क्या रोल है? और बीएसपी का गढ़ माना जाता रहा है आगरा से हमारे साथ जुड़े हुए साथी भारत शर्मा जी, बीएसपी का कुछ आप जिक्र कर भी रहे थे, क्या कोई रोल अब आप देख रहे हैं? जबकि जब आंधी चलती है और सबसे बड़ा उदाहरण, बहुत सारे हम लोगों ने चुनाव देखे, 2019 का चुनाव भी हमने देखा, ऐसे लोग कोई भी जिसको खड़ा कर दिया बीजेपी ने वो जीत गया। एक आंधी बही 2014, उसके बाद के चुनाव, 2019 का लोकसभा चुनाव हम सब ने देखा भारत जी। लेकिन क्या ये चुनाव भी वैसा ही है या इसमें परिवर्तन? और उसमें भी बीएसपी जो सोच रही है
कि हमारे जो वोटर्स हैं, जो इंटैक्ट है, बिल्कुल 15, 17, 22% जो हमारे वोटर्स हैं वो तो हमारे पास आएंगे ही, क्या उसमें सेंधमारी नहीं हो सकती है, या क्या उसमें सेंधमारी पहले चरण के मतदान में नहीं हुई है? देखिए राजीव जी, बीएसपी के पास जो बीएसपी का अपना कोर वोट है जाटव जो कम्युनिटी विशेष तौर पर, केवल उसकी दम पर बीएसपी चुनाव नहीं जीतती। बीएसपी की सबसे खासियत यह है कि जहां पर बीएसपी दूसरे अदर कम्युनिटी को टिकट देती है वहां तो वो जीत जाती है, क्योंकि उसके साथ में अगर मुसलमान आता है या वो कम्युनिटी जिसका को टिकट दिया है अगर वो आते हैं तो ये मिलकर एक ग्राफ उनका तैयार होता है जिसके आधार पर ये जीतते हैं। ये जो आप बात करें ये बात भी सच है कि आगरा, मतलब आगरा शहर के अंदर या आगरा की जो मैं जिले की बात करूं, वहां पर समाजवादी पार्टी अभी बहुत बड़ा स्टेट नहीं है। वहां पर बीएसपी और बीजेपी के बीच में ही लड़ाई रही है। और अभी जैसे हमारे साथी जो कह रहे हैं कामराज जी कि मुसलमान टैक्टिकल वोटिंग कर रहा है, तो जब वो इस बार ये देख रहा है कि बीएसपी बहुत ज्यादा फाइट में नहीं है तो बीएसपी को वोट नहीं कर रहा। वो उन सीटों पर जहां पर उसको गठबंधन मजबूत दिखाई दे रहा है तो वो गठबंधन की तरफ जा रहा है। या जैसे मैं अपनी व्यक्तिगत मेरी जो अपनी सीट है खिरागढ़, उसकी अगर बात करूं तो वहां कांग्रेस फाइट में आ गई है, तो वहां पर वो कांग्रेस की तरफ मूव कर गया है। तो इससे बीजेपी को फायदा नहीं हो रहा, बीएसपी को फायदा नहीं हो रहा। बीएसपी को फायदा तब होता जब ये जो मुस्लिम वोट है और साथ में उसकी अपनी कम्युनिटी का जो वोट है वो उसकी तरफ जाता है। एक चीज मैं थोड़ा सा अपनी तरफ से एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, जो सवाल आपने मुझसे नहीं पूछा लेकिन मैं अपनी तरफ से एक चीज जोड़ रहा हूं इसमें। वो ये है कि देखिए एक सवाल ये है कि क्या बीएसपी की तरफ जो आप कह रहे हैं नहीं जा रहे हैं वोटर्स, क्या वोटर्स ने यह मान लिया है कि बीएसपी को जिताना बीजेपी को जिताने के बराबर है? देखिए मुझे लगता नहीं कि वोटर इस तरीके से सोचता है। वोटर की अपनी एक कैलकुलेशन होती है। इस तरीके से जो सोचेगा कि आपको बीजेपी को हराना है, बीएसपी को जिताने का मतलब ये उसको है, तो वो फिर वो बीएसपी को वोट नहीं करेगा। तो वो तो अपना कोर वोट जो उनका है वो एक बात है, लेकिन कोर वोट के साथ में जो दूसरी चीजें हैं वो अलग मामला है। मैं एक चीज और दूसरी जोड़ना चाह रहा हूँ। देखिए जो सांप्रदायिकता है, आप उसको थोड़ा सा ये समझिए कि शहर की सांप्रदायिकता और गांव की सांप्रदायिकता में क्या अंतर है। गांव की सांप्रदायिकता, अब जो मुजफ्फरनगर की बात हो रही है और हमारे साथी जो कामरान कह रहे हैं कि अखिलेश ने और उन्होंने एक जो समझौता एक किया या जो एक टेक्निकली जो उन्होंने चाल चली कि सबको इकट्ठा करना, देखिए ये इतना आसान इसलिए नहीं था या बीजेपी वहां पर इसलिए सक्सेस नहीं हो पाई क्योंकि बहुत सारे जाट लड़के थे जिनके ऊपर मुकदमे दर्ज हुए। देखिए जिनके ऊपर हमला हुआ था वो मैक्सिमम खेत मजदूर है जिनकी जरूरत जाटों को थी और उन जाट लड़कों के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए। ये रिश्ते पीढ़ियों के थे, इसलिए इनके बीच में बैठकर समझौते हुए हैं, इनके बीच में बैठकर केस वापस हुए हैं, इनके बीच में बैठकर माफीनामे हुए हैं, एक दूसरे से माफी मांगी गई है। तो ये जो पीढ़ियों के जो रिश्ते थे ये शहर में आपको नहीं मिलेंगे। शहर के अंदर चूंकि लोग जड़ों से कटे हुए होते हैं इसलिए वहां पर सांप्रदायिकता फैलाना और वोटों का ध्रुवीकरण करना आसान है। हम लोग मुजफ्फरनगर में ये बात कहते हैं कि मुजफ्फरनगर ऐसा प्रयोगशाला था जब आपने गांव तक दंगे पहुंचा दिए। ये दंगे आपको ये गुजरात में भी मिलेंगे। सन 2000 जो गुजरात के जो दंगे हुए थे मैं उसके बाद गया था, मैं कई पंचमहल और उधर जो जिले हैं उनके गांव में गया। आपको आश्चर्य होगा कि वहां पे लोग जाके शरणार्थी शिविरों से उन मुसलमान कम्युनिटी के लोगों को वापस लेकर आए जिनको वहां से छोड़ के चले गए थे। तो ये गांव का जो कल्चर है ना सर, उसमें थोड़ा सा ये अंतर है और यही बीजेपी की नुकसान है। तो बीजेपी जब अब इसको दोबारा उधेड़ने की कोशिश कर रही है तो इसलिए नहीं उधेड़ पा रही क्योंकि रिश्ते पुराने हैं। मेरे गांव में अगर आप देखेंगे मुसलमानों के जो नाम है वो हिंदू नाम है। मेरे गांव में अगर मेरे यहाँ मस्जिद बनती है तो उस मस्जिद का जो दरवाजा है वो एक पंडित जी बनाते हैं और मेरे अपने मंदिर में जब दरवाजा बनता है तो उसको एक मुसलमान बनाता है। तो ये मेरे गांव का कल्चर है। अब आप इस कल्चर के बीच में अगर कोई डिवीजन करने की कोशिश करेंगे तो वो डिवीजन नहीं होगा क्योंकि वो पीढ़ियों के रिश्ते हैं। और मुझे लगता है कि बीजेपी का, और मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि बीजेपी और आरएसएस के लोग इस देश के कल्चर को ही नहीं जानते। अगर वो राष्ट्रवाद की या भारतीयता की बात करते हैं तो भारतीयता को ही नहीं पहचानते। ये चीजें शहर में हो सकती हैं। भाई एक गोरखपुर से उठ के व्यक्ति अगर मुंबई के अगर किसी झुग्गी बस्ती में रह रहा है आप वहां दंगे करा सकते हैं क्योंकि वो उसका कल्चर नहीं है, लेकिन उसके गांव में उसका कल्चर। और इस कल्चर को ब्रेक करना ठीक है, आप एक बार कर सकते हैं, एक बार आप उन्माद फैला के कर सकते हैं, लेकिन इसको लंबे समय तक सस्टेन करना बीजेपी के आसान नहीं है। और इसीलिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी उसी स्थिति में पहुंच गई
जिस स्थिति में काफी पहले हुआ करती थी। बीजेपी पहले वहां वोट नहीं ले पाती, वोट केवल शहरी इलाकों में रहती थी। राजीव जी, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो ब्रेक थ्रू मिला वो 2017 में मिला बीजेपी को। 2012 में बीजेपी को कितनी सीटें थी आप लोगों ने देखा है। 2017 में 136 में से 109 सीटें, और ये जो पिछले दिनों यानी कि कल जो चुनाव हुआ है और उस मतदान जो हुए हैं उस मतदान में 58 जो सीटें हैं, 58 में से 53 सीटें बीजेपी के पास थी। लेकिन ये एक 2017 का आंकड़ा है। 2022 के आंकड़े क्या कहते हैं ये हम समझेंगे, लेकिन टैक्टिकल वोटिंग की बात हो रही है और खासकर जो हिंदू मुस्लिम एकता की बात हो रही है, सांप्रदायिक सद्भाव की बात हो रही है। अमलेंदु जी, क्या ये जो एक यूनिटी हम लोगों ने जिसकी शुरुआत देखी किसानों के आंदोलन से और उसके बाद, और किसान कहा करते थे इसी गाजीपुर बॉर्डर पर बैठ करके कि इस बार ताबूत में आखिरी कील हमारी होगी, हम ही ठोकेंगे, क्या उन्होंने ठोक दी? निश्चित तौर पर राजीव जी, मुझे तो लगता है कि किसानों ने अपना काम कर दिया है। और सरकार जो पंगा लेने की सोच रही थी किसानों से, उसने साल भर तक पंगा लिया। और प्रधानमंत्री ये सोचते रहे कि जिस तरीके से पूरे देश को जो है वो गुमराह करते रहे, किसानों को गुमराह कर लेंगे, तो उसमें कामयाब नहीं हो पाए हैं प्रधानमंत्री, मुझको ऐसा लगता है। बाकी अब तो जनता है, जनता तय करेगी। लेकिन किसानों ने एक काम तो बड़ा किया है, जो पश्चिम में जो इन्होंने प्रयोगशाला बनाई हुई थी गुजरात की तरीके से, उसको ध्वस्त कर दिया किसान आंदोलन ने। ये तो साफ देखने वाला, वोट किसी की तरफ गया हो या नहीं गया हो वो बात अलग की है, लेकिन किसानों ने जो इनकी प्रयोगशाला थी, उस प्रयोगशाला के कील कांटे जो सब दुरुस्त कर दिए, एकदम फिट कर दिए एकदम से। अब ये इससे आगे बढ़ नहीं सकता। इसलिए आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों के चेहरे से जो हवाइयां उड़ी हुई है, और स्वयं प्रधानमंत्री जो है जिस भाषा में बात कर रहे हैं और जिस तरीके से उनका लहजा है, वो साफ बता रहा है कि उनकी प्रयोगशाला फेल हो चुकी है। तो इसलिए किसानों ने अपना काम किया है, निश्चित तौर पर कोई शक नहीं है। और ये जो पूरा माहौल बना है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, इसमें किसान आंदोलन का एक बहुत बड़ा रोल है। आप किसानों के आंदोलन को इससे अलग करके नहीं देख सकते बिल्कुल भी। और उसी आंदोलन की वजह से भारतीय जनता पार्टी आज इतनी पूरी तरीके से बैकफुट पे है। और किसानों का मुद्दा ही सबसे ज्यादा चल रहा है, क्योंकि आज भी उत्तर प्रदेश में जो है बड़ी आबादी जो है, बड़ी आबादी क्या सबसे ज्यादा आबादी जो देहात में रहती है, गांव में रहती है, किसानी करती है, कृषि अर्थव्यवस्था है उत्तर प्रदेश की। तो यहां जो कृषि अर्थव्यवस्था पे चोट प्रधानमंत्री पहुंचा रहे थे, तो किसानों की बात की समझ में आ गई कि प्रधानमंत्री जो है वो किस तरीके से किसानों की अर्थव्यवस्था को चौपट करना चाहते हैं। अब वो अगर नहीं करना चाहते थे आप और ये बातें नहीं थी, तो आपने भी किसान बिल वापस क्यों लिए? किसान इस बात को भी अच्छे से समझ रहा है, और ये भी समझ रहा है कि इन चुनाव के बाद जो है आप वो बिल फिर लेकर के आएंगे। तो इसलिए किसानों ने जो माहौल बनाया है, उस माहौल की वजह से ही जो है आज भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे है। विपक्ष का रोल सिर्फ इसमें इतना है कि विपक्ष जो है, क्योंकि किसान को भी चाहिए और जनता को भी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी को राय वोट उसको दे, तो इसलिए जो है जो भारतीय जनता पार्टी से रुष्ट जनता और किसान खासतौर से जो है वो गठबंधन को जब वोट दे रहा है, और जहां गठबंधन का प्रत्याशी कमजोर भी है तो दूसरा जो कोई भी दिख रहा है उसको वहां वोट जा रहा है। तो इसमें किसान आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका है और इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता, प्रधानमंत्री स्वयं भी इससे इनकार नहीं कर सकते। जी राजीव जी, प्रधानमंत्री स्वयं इनकार नहीं कर सकते। राहुल लाल जी, आगरा, अलीगढ़, बागपत, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, मथुरा, मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, इन सब में जो इधर का जो बेल्ट है, गन्ना बेल्ट कहें, ये गन्ना बेल्ट क्या कह रहा है जो पहले फेज का है? देखिए, गन्ना बेल्ट की स्थिति तो यह है कि सुरेश राणा अपना चुनाव हार ही रहा है, कुछ बिल्कुल ये स्थितियां नजर आ रही है। आप सोच के देखिए कि कहा तो बजाज वालों के ऊपर शुरुआत में जब ये सरकार आई थी तो उसमें FIR दर्ज कराए गए थे, बड़ा लग रहा था कि कुछ बहुत ही जो है कि वो स्थितियां ऐसी होंगी कि शायद जो मिल मालिकों को सरकार कंट्रोल कर लेगी। लेकिन सुरेश राणा जो गन्ना मंत्री रहे, वो अपने क्षेत्र में ही जो है कि वो भुगतान नहीं कर पाए, लोगों का भुगतान नहीं करवा पाए। चुनाव प्रचार में उनको विरोध का सामना करना पड़ रहा था। तो गन्ना बेल्ट में बड़ा, और जब बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी किया कि भाई हम 14 दिनों में जो है कि फिर से जो है कि वो 2017 के घोषणा पत्र में भी था वो, और 2022 के भी संकल्प पत्र में फिर से उन्होंने लाया कि 14 दिनों में हम गन्ने का भुगतान कराएंगे। तो ये स्थितियां लोग तो देख रहे हैं कि भाई लोगों के लाखों लाख रुपए फंसे हुए हैं गन्ना मिलों में, वो लोगों को मिल नहीं रहा। आप कह रहे हैं कि भाई 14 दिनों में मिलेगा, और भुगतान तो आपने 2017 से लेकर 2022 तक में ऐसे क्या चीजें की? तो गन्ना बेल्ट में बहुत भारी नाराजगी है, और वो नाराजगी इन लोगों को झेलनी पड़ी है। आप सभी लोगों ने देखा, आप देखिए अगर बुलंदशहर की तरफ हम लोग जाते हैं तो वहां पे जो लोग
पूरा वर्ग था, वो वर्ग अब तक जो है कि वो सीधे सीधे बीजेपी के पक्ष में रहने वाला वर्ग था। वो वर्ग भी जो है कि सीधे वहां से हम लोग अलग अलग सीटों पर देख रहे हैं, तो वो वर्ग भी जो है वो सीधे सीधे वो भी बीजेपी के विरोध में आ चुका है, जबकि कल्याण सिंह के कारण वो बिल्कुल इंटैक्ट होते थे। लेकिन देखिए एक चीज समझना पड़ेगा हम लोगों को, अभी जो बातचीत हो रही थी, देखिए ये तो जरूर है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सांप्रदायिकता को फैलाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती है शहरी क्षेत्र में भी, क्योंकि देखिए जो शहरी अर्थव्यवस्था है वहां पे बेरोजगारी का दर, हम लोग तमाम जो आंकड़े आ रहे हैं वो भी बिल्कुल भयावह और डरावने आंकड़े आ रहे हैं। तो लोगों के पास जो समाज जो लोग हैं उनके पास संकट है, अपने रोजी रोटी के लिए संकट है। आईसीएमआई के जो आंकड़े आप देख रहे हैं वो ग्रामीण से ज्यादा जो है कि शहरी बेरोजगारी के दर पर भी लगातार मांग हो रही है कि मनरेगा जैसे कुछ कदम सरकार को साथ शहरों के लिए भी लाना पड़ेगा, शहरों में भी कुछ उस प्रकार के जो है कि स्कीम इनको लाने की सख्त जरूरत है इनको। तो वैसा स्थिति में जो पूरा अर्थव्यवस्था इन्होंने बिगाड़ा है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बिगाड़ा ही है, शहरी अर्थव्यवस्था भी जो तबाह हुई है, उस कारण से भी वहां का भी इनको जो उसमें सांप्रदायिकता को फैलाने में इनको बड़ी परेशानी आ रही है इनको, और लोग उनके उस झांसे में नहीं आ रहे हैं। आप देख लीजिए युवा बेचारे रोजगार मांगते हैं तो उनके ऊपर लाठीचार्ज हो जाती है। आप एक वैकेंसी निकालते हैं 2018-19 में, और अब तक अगर आप उसका परिणाम नहीं दे पाते, आप परीक्षा नहीं करा पाते हैं, आप सेना की भर्तियां नहीं कर पाते हैं, सेना के सारे ट्रेनिंग सेंटर्स इस समय जो है कि जो बड़े सेना के अधिकारी लोग बता रहे हैं कि ट्रेनिंग सेंटर्स खाली पड़े हुए हैं, आखिरी बैच भी वहां से जा चुका है। वह यह स्थिति है, जबकि हम लोग देख रहे हैं कि भारत चीन सीमा पर किस तरह से तनाव की स्थितियां बनी हुई है, चीन किस तरह से देश की घेराबंदी कर रहा है। तो जो हमारे युवा है इस पूरे सेक्शन के, पश्चिमी यूपी से सहित पूरे उत्तर भारत में हम लोग देख रहे हैं युवाओं में ये सोच पनप रही है। तो जो युवा अब से कुछ समय पहले तक एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के सांप्रदायिक एजेंडा के प्रमुख वाहक थे, आज वो उससे हटके अब सीधे सीधे वो रोजी रोटी और रोजगार की मांग कर रहा है। तभी हम लोगों ने देखा कि बिहार और यूपी में कितना बड़ा सा छात्र आंदोलन हुआ और सरकार को कितनी परेशानी हो गई इन चीजों को देखते हुए। और जो बहुजन समाज पार्टी की बात की, देखिए जो पूरा का पूरा पश्चिमी यूपी का बेल्ट जिसमें हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये 2012 तक एक तरह से बहुजन समाज पार्टी का गढ़ भी रहा है। अगर हम लोग 58 सीटों पर जहां पे चुनाव हुआ है वहां पे 32 सीटों पर फिर भी वो नंबर 2 पे बहुजन समाज पार्टी थी। लेकिन अभी एक तरह से देखिए जो स्थिति मैं देख पा रहा हूं, जो कोर वोटर है वो जरूर बहुजन समाज पार्टी के साथ जाटव वोटर है उनके साथ, लेकिन गैर जाटव जो एक तरह से जो युवा वर्ग वाले जो लोग उसमें जुड़े हुए हैं, उनमें उनके बीच में भी एक ये संदेश चला गया है कि ये सरकार जो है वो आरक्षण विरोधी सरकार है। अगर बीजेपी के साथ ज्यादा लंबे समय तक खड़े रहेंगे तो ये हमारे एक तो ये निजीकरण काफी तेजी से कर रहे हैं, जिससे सरकारी नौकरियों का मामला ही खत्म हो रहा है, और दूसरा ये हमारे आरक्षण को लेकर भी गंभीर नहीं है। तो ये उस कारण से वहां पे भी बीजेपी से एक विरोध का एक मामला हमने अलग अलग फील्ड में जब युवाओं से बातचीत की तो वो चीजें हम लोगों को देखने सुनने के लिए मिली। तो मैं यही चीज कहूंगा कि जो गन्ना बेल्ट है वो तो संकट बना हुआ है, लेकिन जब यहाँ से पहला दूसरा तीसरा चरण बढ़ते हुए हम लोग आगे जाएंगे तो बीजेपी की मुश्किलें खत्म नहीं हो रही है, मुश्किलें वो बढ़ती चली जा रही है। पूर्वांचल में तो आप देखिए समाजवादी पार्टी परंपरागत तौर पर उसका एक मजबूत आधार रहा है पहले से भी। हम लोग लोकसभा के चुनाव के परिणामों में भी देखते हैं तो खुद प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि जब वो बनारस से लड़ते हैं तो आसपास के क्षेत्रों में खुद ही जो है कि वो सारी जाते हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद के आसपास के सीटों में हम लोगों ने देखा कि समाजवादी पार्टी ने अपनी सीटें निकाली है वहां पे। तो वो क्षेत्र जिस तरह से वहां पे सोशल इंजीनियरिंग गढ़ा है इन्होंने एकदम 2017 के जो भारतीय जनता पार्टी ने गढ़ा था, वो पूरा का पूरा छोटे दलों को लेकर जो इन्होंने अपनी सोशल इंजीनियरिंग बनाई है वो शानदार और एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, इन सबों का मुकाबला लेके उत्तर प्रदेश में इनकी डगर काफी कठिन मुश्किल है। और यहाँ पे फर्स्ट चरण और सेकंड चरण में तो बिल्कुल आंधी तूफान देख रहा हूं एक तरह से गठबंधन के लिए। क्या भारत शर्मा जी बहुत कठिन है डगर पनघट की, क्या बताएंगे आप? ये जो पहला पश्चिम यूपी का रुझान कहें तो किसकी तरफ दिखाई दे रहा है आपको? देखिए मतलब बहुत क्लियर कट चीजें तो अभी मुझे लगता है थोड़ा सा और समय लगेगा, लेकिन फिर भी ये बात सच है कि एज है और इसका गठबंधन की तरफ, और एज इसलिए है क्योंकि बीएसपी काफी डाउन चली गई। ये एरिया निश्चित तौर पर बीएसपी का बड़ा गढ़ था 2012 तक, लेकिन बीएसपी की जो पूरा जो बॉडी लैंग्वेज है या जो उनकी जो टैक्टिक्स है उस टैक्टिक्स में वो सफल नहीं हो पाए। वो जो ब्राह्मणों को लेकर जो काम करना चाहते थे, आपने अगर आपसे आगरा, अलीगढ़, हाथरस के इस इलाके की रामवीर उपाध्याय की बात करें जो ब्राह्मणों के बड़े नेता हुआ करते थे, वो खुद बीजेपी में चले गए।
उनकी पत्नी सांसद रही हमारे यहाँ से, वो खुद बीजेपी में चली गई। तो एक तरीके से बीजेपी ने बीएसपी को तोड़ा है। तो इसका नुकसान है। दूसरी एक चीज है, केवल बुंदेलखंड का एकमात्र इलाका अभी तक जो मेरे पास जो खबरें हैं उसके हिसाब से थोड़ा सा बीजेपी के लिए कंफर्टेबल है, केवल बुंदेलखंड का इलाका। क्योंकि वहां पर बीजेपी ने जिस तरीके की सोशल इंजीनियरिंग की थी, अब उसमें कितना ब्रेक लगा है और गठबंधन उसको कितना तोड़ पाया है, ये मुझे लगता है कि खबरें थोड़ा सा सामने जब आएंगी तब चीजें क्लियर हो पाएंगी। लेकिन अभी थोड़ा सा कंफर्टेबल जो है वो केवल बुंदेलखंड में, बाकी कहीं पर भी बीजेपी के लिए बहुत बड़ा मतलब कोई ब्रेक थ्रू वाली स्थिति नहीं है। और ये लखीमपुर खीरी में जो इनको जो जमानत मिली है टेनी जी के सुपुत्र को, वो निश्चित तौर पर उस पूरे इलाके में एक नए तरीके का किसानों के बीच में पोलराइजेशन का काम करेगा। तो वही जो मैं आपसे अभी शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि ये जो पूरा इलेक्शन है ये धीरे धीरे गांव वर्सेस शहर होता चला जा रहा है। जो पहले था, बीजेपी कभी गांव से नहीं जीती, बीजेपी शहरों से ही जीतती थी, बीजेपी शहर की पार्टी थी, बीजेपी उत्तर प्रदेश में चौथे नंबर की पार्टी थी। और अब धीरे धीरे बीजेपी उसी स्थिति में पहुंचती जा रही है, ऐसा मुझे लगता है। जी राजीव जी। तो कामरान रिजवी जी, लौट कर बुद्धू घर को आए, क्या बीजेपी पीछे चली जा रही है? शहर और गांव की लड़ाई, जो पहले बीजेपी शहर की पार्टी होती थी और कहें तो व्यापारियों की पार्टी होती थी, लेकिन नोएडा जैसे शहर में कल जब खबरें हम लोग देख रहे थे, लोगों से बातचीत कर रहे थे, तो नोएडा के बहुत सारे व्यापारी कह रहे थे कि हमने जिंदगी भर जब से वोट डालना शुरू किया तो हमने बीजेपी को ही वोट डाला, लेकिन इस बार बीजेपी को भी वोट नहीं डाल रहे हैं और किसी को नहीं डाल रहे हैं, इसलिए घर में बैठे हैं। तो ये जब शहर के लोग, व्यापारी घर से बाहर नहीं निकलेंगे, जो बीजेपी के जो कोर वोटर्स हैं और वो और खासकर वो शहर के हैं, गांव के लोग तो नाराज दिख ही रहे हैं। ऐसे में जो भारत शर्मा जी कह रहे हैं कि वापसी है, क्या आपको भी लगता है? देखिए, ऐसे में एक चीज समझना बहुत जरूरी होगा कि शहरी सीटों पर भाजपा का जो मार्जिन रहा है वो बहुत बड़ा रहा है। नोएडा की तीनों सीटें हम उठा लें और उसके बाद गाजियाबाद साइड की सीटें उठा लें, तो वहां पर उन जगहों पर मार्जिन इतना लंबा रहा है कि अगर वो वोटर निकलकर नहीं आ रहे हैं तो भी सिर्फ और सिर्फ मार्जिन कम होगा जब तक वो वोटर निकलकर उनके अगेंस्ट वोट नहीं करते हैं। शहरों की जहां तक बात है, वो अभी भी भाजपा के पक्ष में ही कुछ हद तक, क्या काफी हद तक जाते हुए दिख रहे हैं। इसी वजह से आप देखेंगे जब तीसरे चुनाव का चुनाव आएगा तब तक भाजपा और सपा लगभग बराबरी पर आपको आते हुए नजर आ जाएगी, क्योंकि तीसरे चरण से भाजपा के जो मजबूत गढ़ हैं उस तरफ, उन क्षेत्रों में चुनाव पहुंचना शुरू हो जाएगा। पश्चिम में आज से लगभग 15-20 दिन, एक महीना पहले से भी हम लोगों को एक अंदाजा तो लग ही गया था कि जो जयंत चौधरी और अखिलेश यादव की सोशल इंजीनियरिंग हुई है उसकी वजह से भाजपा को नुकसान होगा। लेकिन क्या ये नुकसान कैरी हो पाएगा लखनऊ, वाराणसी, इलाहाबाद, अयोध्या, इन लखीमपुर, शाहजहांपुर, बरेली, इन जगहों पर ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। अजय जी, चुनाव आयोग जो है, केचुआ जिसे कहते हैं, केंद्रीय चुनाव आयोग केचुआ, कहा जाता है कि सत्ता पक्ष के साथ साथ चलता है। यह आरोप है लोगों का, मेरा नहीं। लेकिन जब चुनाव की घोषणा हुई और सबको अच्छी तरह से पता था कि पश्चिम की हवा खराब है, टाइट है भाजपा के लिए, फिर भी पश्चिम से ही चुनाव की शुरुआत करवाना, क्या ये जो किसानों का कहना था कि आखिरी कील हम ही ठोकेंगे, क्या चुनाव आयोग ने उसमें साथ दे दिया किसानों का? देखिए, आज की तारीख में अगर केंद्रीय चुनाव आयोग जिसकी आप बात कर रहे हैं उसकी बात करें तो केंद्रीय चुनाव आयोग और गन्ना आयोग में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं रह गया है। जैसे कि केंद्रीय चुनाव आयोग को जो है प्रधानमंत्री जिस दिन वोटिंग हो रही है उसकी पूरी संध्या पर जो है इंटरव्यू भी दे देते हैं, उसमें वोटों की अपील भी एक तरह से कर देते हैं और उस रूप से सब कुछ कर देते हैं, लेकिन वो सब चुनाव जो है केंद्रीय चुनाव आयोग को दिखता ही नहीं है। उससे सेम उसी तरह से जैसे गन्ना आयोग है, जिसमें जो है प्रधानमंत्री ने पिछले बार 2014 में जो है कभी से ऐलान कर रहे हैं कि हम आएंगे तो किसानों को जो है 14 दिन के अंदर भुगतान कराएंगे, अगर नहीं कर पाए तो हम जो है 14 उसके बाद जो है ब्याज देंगे। आज तक एक फूटी कौड़ी जो है किसानों के खाते में जो है जिसको कहते हैं कि ब्याज के रूप में नहीं है, ब्याज तो छोड़िए भुगतान ही नहीं हुआ। तो ये तो चुनाव आयोग की हुई बात।
और रही बात जो है, जो अभी कामरान भाई कह रहे थे कि शहरी क्षेत्रों में जो है जहां पर जाएंगे तो बीजेपी और जो सपा गठबंधन की जो है स्थिति एक जैसी दिखेगी, मैं उससे थोड़ा सा असहमत दिखता हूं। इसलिए क्योंकि देखिए क्या है कि ज्यादातर जगहों पर चाहे अगर हम इधर, क्योंकि इन्होंने जो अभी आपके पहले सवाल का जवाब दे दो, आपने कहा कि इधर से ही क्यों शुरू करवाया, तो इधर से शुरू करवाने का ये था कि इनकी ये, मुझे जहां तक लगता है कि ये स्ट्रेटेजी थी कि हमने जो है कानून वापस ले लिए हैं और जो दिल्ली से लगा हुआ इलाका है जैसे गाजियाबाद हो गया और आपका जो ये नोएडा के सीटें जगहें हो गई जहां पर वास्तव में जो है बीजेपी को बहुत बड़ी एज थी, चाहे वो दादरी की सीट हो, चाहे वो नोएडा की सीट हो या गाजियाबाद के इलाके हो, वहां लंबी लंबी जीतें थी, तो उनको लगा था कि हम एक यहां से एक लहर बना लेंगे। लेकिन वो लहर जो है, इसीलिए देखिए आप अगर देखें पिछले 2017 के चुनाव में जो है जहां से शुरुआत हुई थी वो पहले चरण की, जिसमें वो सहारनपुर का आता है चुनाव विधानसभा नंबर 1, उसको इस बार पहले चरण में नहीं रखा गया, उसको दूसरे चरण में रखा गया। पहले चरण में पिछली बार जो है 15 जिलों में वोटिंग हुई थी, इस बार मात्र 11 जिलों में वोटिंग हुई। तो ये स्ट्रेटेजी तो सारी बनाई गई, लेकिन वो स्ट्रेटेजी जो है ये जो किसान आंदोलन जो कि इस इलाके का था, इससे बहुत ज्यादा जो है प्रभाव डाला और ये सारी जो है स्ट्रेटेजी फेल हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़िए तो जो इनके छोटे जिले हैं, जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर जहां तक जैसे लखनऊ की बात करें तो लखनऊ जिला बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन मैक्सिमम शहरी क्षेत्र है, तो ठीक है, वहां पर आपको बीजेपी को बहुत ज्यादा नुकसान होने की उम्मीद नहीं है। एक जैसे कि मान के अभी तक तो ये मान के चला जा रहा है कि जो लखनऊ का मध्य क्षेत्र है जहां से समाजवादी पार्टी से रविदास मेहरोत्रा जो है खड़े हैं, शायद वो सीट हो सकता है, मतलब एक संभावना जताई जा रही है कि वो सीट जो है समाजवादी पार्टी जीत सकती है। बाकी सीटों पर कोई अंतर नहीं है। लेकिन बाकी जो जिले जैसे कि मान लीजिए आपके बाराबंकी, अकबरपुर जो है और सुल्तानपुर, रायबरेली, मतलब जहां का शहरी क्षेत्र छोटा है और बाकी जो है ग्रामीण एरिया बहुत बड़ा है, वहां पर सपा गठबंधन तो उधर है ही नहीं, उधर सपा ही है। और गठबंधन फिर आखिरी में बिल्कुल छठे और सातवें चरण में जाएगा जब ये चुनाव उधर जौनपुर और बलिया की तरफ पहुंचेगा जहां पर राजभर की पार्टी है। बाकी बीच में तो सपा और बीजेपी की सीधी टक्कर है। और उन जगहों पर मैं ये देख रहा हूं कि देखिए उत्तर प्रदेश के संदर्भ में जाति एक बहुत बड़ी सच्चाई है, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। तो वहां पर जो है बहुत सारे समीकरण वो जातिगत समीकरण है, उसमें ना बीजेपी से कोई मतलब है ना सपा से कोई मतलब है। लेकिन हाँ ये जरूर है कि उसमें उन सभी जगहों पर मुस्लिम जो वोट है वो बहुत बड़ा फैक्टर है और वो फैक्टर भाजपा के साथ नहीं है। तो इसलिए क्योंकि भाजपा के पास कोई भी मुस्लिम उम्मीदवार है ही नहीं, और एक मात्र शायद उम्मीदवार उन्होंने दिया भी है, तो वो भी अपने राहुल लाल जी से एक सवाल लेना चाहता हूं, आखिरी सवाल, क्योंकि अब समाप्त कर रहे हैं और समय भी बहुत ज्यादा हम लोग ले चुके हैं। राहुल जी, आखिरी सवाल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रुझान जो हैं, इसका असर आने वाले समय में जो अगले और खासकर जो सेकेंड फेज है 14 तारीख को, उस पर कितना आप देखते हैं? में काफी जबरदस्त होगा। जो हम लोगों ने अभी यहाँ पे देख रहे हैं, जो बीजेपी थोड़ी बहुत जो बची खुची नजर आ रही है, आपको सेकंड में वो भी नजर नहीं आएगी, क्योंकि देखिए वो बनता है। हम लोगों ने 2017 के चुनाव में भी देखा है बनते हुए। तो आप एक जगह जो चीजें होती है वो जनमानस में चर्चा का विषय बनती है, और सेकंड वाला सेक्शन भी वो किसान आंदोलन से सीधा प्रभावित है। और इन्होंने चूंकि आशीष मिश्र को अचानक से जो जमानत मिली है, तो उससे तो सरकार का बिल्कुल जो किसान विरोधी रवैया है वो बिल्कुल जनमानस के सामने में है कि इनको जन सरकार से कोई मतलब नहीं है, ना इन्हें किसान से मतलब है, ना इन्हें युवा से मतलब है, ना इन्हें बेरोजगारों से मतलब है, ना इन्हें गृहिणियों से मतलब है। देखिए इन्हें काफी भरोसा है कि हमने बहुत ज्यादा जो है कि जो हम लोग जब टीवी डिबेट्स में होते हैं तो इनके प्रवक्ता लगातार तर्क देते हैं कि हम लोगों के लाभार्थियों का बहुत बड़ा विशाल समूह है। लेकिन ये गलतफहमी के शिकार है कि भाई आपने उज्ज्वला योजना में जिनको लाभार्थी बनाया था लाभ जरूर ले लिया, लेकिन अब सामने में जो खाली गैस सिलेंडर है वो गृहिणियों के मुंह चिढ़ा रहा है, वो लोगों में परेशान कर रहा है कि सिलेंडर है, फिर भी लोग वो सूखी लकड़ियों के लोग जुगाड़ में लगे हुए हैं कि कहीं से सूखी लकड़ी लाया जाए
और खाना बनाया जाए, आपने इतना महंगा कर दिया है। तो स्थितियां बिल्कुल विपरीत हालत में मैं जाता हुआ देख रहा हूं। तमाम जो समीकरण है, एक चीज देखिए, जो फिजिक्स और केमिस्ट्री हम लोग कहते हैं, ये जो गठबंधन जो दोनों दलों का बना हुआ है, वहां पे वोट ट्रांसफर देखिए 2017-19 में जरूर समाजवादी पार्टी ने गठबंधन किए थे, लेकिन वो गठबंधन बहुजन समाज पार्टी के साथ था, उसमें वोट ट्रांसफर नहीं हो पाया था। यहाँ पे हम लगातार देख रहे हैं कि अलग अलग सीटों पे वोट ट्रांसफर बहुत शानदार तरीके से हो रहा है, कोई मतलब नहीं पड़ रहा, चाहे वो वहां पे जो है कि वो आरएलडी का कैंडिडेट हो, चाहे वो वहां पे समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट हो। तो बिल्कुल भूल मिल सब पूरा मामला गया है, बहुत ही कठिन स्थिति है और गठबंधन की स्थिति अति शानदार हालत में देख रहा हूं। गठबंधन की स्थिति अति शानदार है, लेकिन अमलेंदु उपाध्याय जी, आखिरी चलते चलते रुझान आ गए? राजीव जी, मुझे तो लग रहा है रुझान आ गए हैं। बाकी अब ये रुझान किसके पक्ष में आए हैं और किसके पक्ष में नहीं आए वो अलग की बात है, लेकिन रुझान आ गए हैं। और हम लोग जिन रुझानों को देख रहे हैं, मुझे लगता है कि जनता जिन रुझानों को देख रही है और समझ रही है अच्छी तरीके से। अब मैं राहुल लाल जी बात में एक और बात जोड़ना चाहता हूँ, रुझानों पर ही कुछ बात है कि किस तरीके से रुझान होते हैं। 1 फरवरी को बजट आया और इत्तेफाक से हम और राहुल जी दोनों एक ही गांव में थे, और उस गांव में जहां हम लोग मौजूद थे वो भारतीय जनता पार्टी के नेता का घर था और बहुत वोकल थे वो लोग, मतलब वहां के जो स्थानीय विधायक हैं उनके बहुत नजदीकी भी थे। और जब उनसे पूछा जा रहा था तो वो खुल खुल के बात तो कर रहे थे एकदम कि भाजपा के थे, बाबा जी का ये है वो है, लेकिन जैसे ही किसानों की बात आती थी और जब बजट घोषित होने के बाद जब बातचीत हुई तो उनसे जब पूछा गया कि भाई आप बताइए कि ये जो बजट आया है इसमें किसान के लिए क्या है, तो बहुत मुरझाए हुए चेहरे से उन्होंने कहा कि अगर वो किसान निधि बढ़ जाती तो अच्छा होता, और ये गायों की जो समस्या है ये समस्या है। यानी वो भी स्वयं को ये कहने से रोक नहीं पा रहे थे कि जो समस्या है वो क्या है। तो ये जो हवा चली है, ये पश्चिम की हम बात कर रहे हैं, पश्चिम में ही थे, तो पश्चिम से जो हवा चली है, जो भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर था और बहुत तगड़ा समर्थक था, जो मतलब एक तरीके से कहा मरने मारने को उतारू जिसको कहा जाता वो था, वो भी जो है बजट को सुनने के बाद इस पे आ गया कि भाई अगर ऐसा होता तो अच्छा होता, और ये जो है ठीक नहीं है, और ये जो राहत नहीं दी गई है इनकम टैक्स में, ये भी अच्छी बात नहीं है। तो ये बातें चलना शुरू हुई है, तो वो सामने जो कहने के लिए भले ही कह रहा हो भाजपा के साथ है, खड़ा हुआ, लेकिन अंदर से उसकी अंतरात्मा जो गवाही नहीं दे रही थी कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। तो मुझे लगता है कि ये चीजें आगे जाकर के और बढ़ेंगी, और जो अगला आएगा फेज जो आएंगे उसमें चीजें और बढ़ती जाएंगी, और जो गंगा में तैरती हुई लाशों वाला इलाका जो है वो तो आगे ही आना है। जो लाशें जो गंगा में तैरती हुई मिली है वो इलाका आगे ही आएगा। तो वहां गंगा ही बोलेगी, गंगा मैया ने बुलाया था अपने बेटे को, वो गंगा मैया ही सवाल करेगी, ऐसा नहीं कि वो गंगा मैया सवाल नहीं करेगी। तो ये आगे जाके मुद्दे और बढ़ते जाएंगे। जी, गंगा मैया सवाल करेंगे, लेकिन एक सवाल शायद या कुछ जोड़ना चाहते हैं अजय सिंह जी? हाँ, मैं बस इतना जोड़ना चाह रहा था कि गांवों में जो ये पशुओं की जो बहुत समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जहां जितने गांवों में मैं जा पाया, लोगों से बात कर पाया, वहां पर महंगाई और बेरोजगारी ये बहुत बड़े मुद्दे हैं और इनका जो है वोटिंग पैटर्न पर असर भी है। लेकिन गायों और ये जो पशुओं का जो मुद्दा है, ये इतना बड़ा मुद्दा होने के बाद भी वोटिंग पैटर्न पर ये जो है कोई असर नहीं डाल पा रहा है, ये एक बड़ी सच्चाई है। चलिए तो फिर जी राहुल लाल जी, जिस गांव में हम और अमलेंदु साहब दोनों थे एक साथ, वो एक तरह से देखिए ठाकुर बहुल आबादी वाला क्षेत्र था और वो लोग योगी जी के काफी कट्टर समर्थक थे। जब बजट में एक तरह से किसानों को कोई राहत की खबर नहीं मिली तो वहां पर त्वरित प्रतिक्रिया उन लोगों की यह भी थी कि लग रहा है कि कहीं ऊपर से दिल्ली जो दरबार जो है वो लखनऊ दरबार को सहयोग नहीं कर रहा है। प्रधानमंत्री जी को खुल के किसान सम्मान निधि को एक तरह से सीधे 6,000 से 12,000 15,000 कर देते तो योगी जी बड़े सुरक्षित हो जाते, लेकिन प्रधानमंत्री बड़ी तंगुली दिखा रहे हैं योगी जी के लिए। तो इस तरह के विश्लेषण भी खुद योगी जी के जो कट्टर समर्थक थे वो लोग भी इसको इस दृष्टि से देख रहे। तो बहुत सारे देखिए दोस्तों, बहुत सारी बातें अलग अलग ढंग से। कामरान रिजवी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारत शर्मा जी हैं, अजय सिंह जी और राहुल लाल जी, और साथ में हमारे साथी अमलेंदु उपाध्याय जी। सबकी अपनी बातें, और खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हवा क्या कह रही है, और ये हवा
आगे किस रूप में जाने वाली है, यही हम समझ रहे हैं। और साथ साथ ये जानने की कोशिश कि यूपी, पश्चिमी यूपी के रुझान जो आए हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं। ये रुझान भाजपा को तकलीफ दे रहे हैं। सच्चाई यही है कि भाजपा इस वक्त इन रुझानों से बहुत तकलीफ में है। सीधे शब्दों में कहूं तो जो उम्मीद भाजपा को थी कि पहले चरण के चुनाव के बाद से हमारी स्थिति मजबूत होगी, यहां माफ करें भाजपा के जो साथी जो सुन रहे हैं और जिन्हें हमारी बातें पसंद नहीं आ रही होंगी, लेकिन माफी मांगते हुए कि आपके फेवर में यह पहले चरण का चुनाव नहीं हुआ है, यह साफ दिखाई दे रहा है। इसलिए चेहरा किसका लटका है यह तो 10 तारीख को पता चलेगा, 10 मार्च को। लेकिन आज जब पहले चरण का मतदान कल समाप्त हो गया और दूसरे चरण की तैयारियां जोरों पर है और उस समय जोर शोर से इसकी बातें हो रही हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रुझान की बात कर रहे हैं। इसी रुझान से हम भी यहां रुझान लाने की कोशिश कर रहे थे और सब अच्छी तरह से आप जानते हैं कि रुझानों में पश्चिम उत्तर प्रदेश क्या कुछ कह रहा है। शुरुआत एक बार और मैं कामरान रिजवी जी की बातों से समापन की बात करूंगा, लेकिन साथ साथ शुरुआत में उन्होंने ये बात कही थी कि आगरा और अलीगढ़ अगर ये थोड़ा बहुत बचा लिया तो बचा लिया, वरना सूपड़ा साफ है। यह साफ दिखाई दे रहा है। तो इस कार्यक्रम को समाप्त करें, लेकिन उससे पहले आप पांचों महानुभाव, राहुल लाल जी, भारत शर्मा जी, कमरान रिजवी जी, अजय सिंह जी और साथ में अमरिंदर उपाध्याय जी, आप पांचों को बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग हमारे साथ जुड़े और इस चर्चा में आपने भाग लिया और के जो विचार है, बेबाक टिप्पणियां आपकी, उससे आपने एक मजबूती प्रदान की इस चर्चा को। आपको, आप पांचों को बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद देना चाहता हूं आप तमाम दोस्त, साथी, शुभचिंतक, आप सबको जो हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। कामेश्वर दयाल जी हैं जो कह रहे हैं कि आपको धन्यवाद देते हैं, मगर कांग्रेस को वोट देने चाहिए इसलिए क्योंकि देश आजाद हुआ नहीं था, मगर भाजपा को आने में देश वर्ष 2014 से आजाद हुआ है, क्योंकि जब से मोदी जी देश में आए हैं तभी से। बिल्कुल कहा कामेश्वर दयाल जी, आपकी बातों में दम है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मोहम्मद शरीफ भी हमारे साथ बने हुए हैं, ओम प्रकाश पाल जी हैं, अमिताभ ठाकुर को जेल, किसानों के हत्यारे को बेल कह रहे हैं, ओम प्रकाश पाल जी बहुत सही कह रहे हैं। बबलू चौधरी भी हमारे साथ बने हुए हैं, पारस पाठक बने हुए हैं हमारे साथ में, और साथ में फहीम हैदर हैं, मिराज अंसारी बने हुए हैं, ब्रिज लाल यादव बने हुए हैं, स्काई यादव हैं, मोहम्मद शरीफ हैं, सूपड़ा साफ हो गया बीजेपी का लिख रहे हैं स्काई यादव, पारस पाठक भी हैं, एसपी लिख रहे हैं, इस्माइल खान भी हमारे साथ बने हुए हैं, अनूप कुमार बने हुए हैं। तो तमाम साथी, बहुत सारे साथी, स्टॉप फॉलोइंग मी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कह रहे हैं पेट्रोल 100 पार, सिलेंडर 1000 पार, बेरोजगारी और आर पार, महंगाई से हाहाकार, फिर भी अंधभक्त बोले आएगी ढोंगी ही, आएगा तो ढोंगी ही। ये जो लिख रहे हैं सब आप अपनी अपनी बातें लिख रहे हैं और आपकी बातों को हम देश दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अनुराग भी हमारे साथ बने हुए हैं, अजीत भी बने हुए हैं, लेकिन आज बहुत सारे साथी बने रहे। आप लोगों से माफी चाहता हूं। इस कार्यक्रम को अब समाप्त करने की बार बार मेरे पास जो है वो उधर से कहा जा रहा है कि अब ये समय खत्म हो चुका है, समाप्त कीजिए। लेकिन समाप्त करने से पहले एक बात आपसे कहना चाहूंगा कि कल शाम 6:30 बजे आप लोगों के बीच उपस्थित होऊंगा। कल से शाम 6:30 बजे इस कार्यक्रम को हम लेकर आएंगे। आधा घंटा पहले आप लोगों के बीच हम आएंगे और 10 मार्च जो काउंटिंग का दिन है उस दिन तो सुबह 6 बजे से हम आपके साथ ही रहेंगे। तो 10 मार्च में अभी टाइम है। 14 तारीख को न सिर्फ दूसरे फेज का मतदान उत्तर प्रदेश में है, बल्कि उत्तराखंड में भी है, गोवा में भी है। उत्तराखंड और गोवा क्या साफ? जैसे पहला फेज साफ, वैसे दूसरा फेज और साथ में उत्तराखंड और गोवा साफ। ये भी जानेंगे, ये भी समझेंगे। तो आइए, बहुत कुछ है इस पिटारे में और कल शाम 6:30 बजे आप सबका इंतजार रहेगा। दोस्तों, आप लोग भी आइए, समय निकालिए थोड़ा, चुनाव का वक्त है, हम भी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आप जब आते हैं, हौसला अफजाई करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। इसलिए जुड़िए हमारे साथ और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाइए। आप लोगों को बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग जुड़े हमारे साथ में और इस कार्यक्रम की आपने शोभा बढ़ाई। कल शाम 6:30 बजे आपका इंतजार रहेगा। आप तमाम दोस्तों को एक बार फिर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बखैर।